ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। पुली एंड रोप को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको ऊपर बढ़ाते जाएंगे, लेवल आगे जाता जाएगा। तो पहले तो आपको ये पुली की इमेजेस देख लो आप, है ना, ताकि आपको एक आपके माइंड में इसकी एक इमेज बन जाए कि पुली किस तरीके की होती है, उसका क्या डायग्राम होता है। ठीक है, बिकॉज मेंटल इमेज बहुत जरूरी है फिजिक्स में। अगर आपके पास मेंटल इमेज नहीं बन रही है ना, क्वेश्चंस अगर आप पढ़ते हो और उसकी आप माइंड में इमेज नहीं बना पा रहे हो, तो क्वेश्चंस वैसे भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और स्पेशली मैकेनिक्स में इलेक्ट्रिसिटी में, ऑप्टिक्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में या बाकी टॉपिक्स में ये दिक्कत कभी नहीं आएगी। बट मैकेनिक्स में ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि प्रॉब्लम को आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हो। तो मैंने इसीलिए कुछ ट्राई किया कि आपके मेंटल माइंड में पुली की इमेज को दिखाया जाए। तो ये 3-4 डायग्राम्स हैं, आप देखो इसके अंदर किस टाइप की पुलीज होती है। सर्कुलर डिस्क है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ग्रूव है। आई मीन ये जो छोटा सा पोर्शन देख रहे हो जिसके ऊपर रस्सी जाएगी, यहाँ पर ये पोर्शन, इसके ऊपर से रस्सी निकलती है। सेकंड डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये काफी स्मूथ पुली है, मतलब फ्रिक्शनलेस पुली मानते हैं इसको हम लोग, कि ये जो पुली होती है यहाँ पर रफनेस नहीं होती है, काफी स्मूथ होती है। और थर्ड डायग्राम के अंदर पुली को टेबल से क्लैंप करके दिखाया हुआ है। ठीक है, और फोर्थ डायग्राम में विथ रोप दिखाया है कि रस्सी जो होती है वो इसी पोर्शन पे चली जाती है। ये जो बीच का पोर्शन देख रहे हो, ग्रूव कहते हैं इसको, पुली का ग्रूव, सर्कुलर ग्रूव, और उस ग्रूव के अंदर से ये स्ट्रिंग पास कराते हो आप। तो ये तो हो गया इसका मेंटल डायग्राम की किस तरीके की पुलिस होती है। बिकॉज या तो हमने रियल लाइफ में कभी देखा हो या फिर उसको आप स्क्रीन के ऊपर देख लें, दो ही ऑप्शन है। अब ये वर्क कैसे करते हैं पुलिस का, बेसिकली वर्किंग वर्किंग मेथड क्या है, इनका कंसेप्ट क्या है। तो पुली आप क्लास 9th से पढ़ते हो यार, कि सिंपल मशीन बोलते हो आप इसको, मशीनरी है ये। तो इसकी वर्किंग के लिए भी कुछ एग्जांपल्स मैं लेके आया हूँ। देखो यहाँ पर पुली एज ए सिंपल मशीन में क्या करते हैं कि अगर हमें किसी लोड को, मतलब ये डायग्राम आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये डब्ल्यू जो है ना, वो डब्ल्यू एक बेसिकली कोई वेट है, कोई लोड है, इसको कह सकते हो डब्ल्यू वेट है। और राइट साइड से कोई पर्सन जो है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है इसको। तो ये पर्सन रस्सी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, है ना। और वो पुल मान लेते हैं, उस पुल की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल पी से डिनोट की गई है कि पुलिंग फोर्स हमारा कैपिटल पी है। ठीक है, नॉर्मली हम फोर्सेस को एफ से दिखाते हैं। सेकंड डायग्राम में मैंने एफ भी यूज किया है और इस डायग्राम में पी यूज किया है। तो इसका बहुत बेसिक लेवल पर अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिकली इसकी वर्किंग मेथड क्या होती है, तो बेसिक वर्किंग मेथड इसका सिर्फ ये होता है कि आप एक साइड पर जितना डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स लगाते हो, आप जितना डाउनवर्ड फोर्स आप एक साइड पर एक्सर्ट करते हो, जिसको कैपिटल पी कह रहे हैं, ये फोर्स वाया रोप, मतलब इस रोप से होते हुए पुली से क्रॉस करके और दूसरे साइड पर हम कहते हैं कि ट्रांसमिट हो जाती है। मशीनरी का मतलब यही है, एडवांटेज मिलेगा। मैकेनिकल एडवांटेज नाम की चीज अगर आपने कभी पढ़ा हो, स्पेशली अगर आप आईसीसी बोर्ड को हो, तो क्लास 9th के सिलेबस में भी था मैकेनिकल एडवांटेज करके एक टॉपिक। तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि अगर स्ट्रिंग को हम लेफ्ट साइड से पुल करेंगे, तो राइट साइड जो ब्लॉक है उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स अपीयर हो जाती है। यहाँ पर स्ट्रिंग में एक ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स अपीयर होती है। और क्वेश्चन ये आता है कि ये टेंशन फोर्स कितनी होगी, यहाँ पर कितनी टेंशन फोर्स इस तरफ अपीयर होगी। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम सब कुछ आइडियल माने, दैट मीन्स कि अगर हम ये मान के चले कि हमारी पुली आइडियल है, अगर हम ये मान लें कि ये जो स्ट्रिंग लगाई है ये भी आइडियल है। अब आइडियल के अंदर क्या मतलब है, आइडियल का मतलब इसमें क्या क्या चीजें मानी जा रही हैं। पुली को आइडियल मान रहे हैं, इसका मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। और रोप को आइडियल मान रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक मान के चल रहे हैं। तो आइडियल पुली के अंदर हम क्या मान रहे हैं, कोई आइडिया अगर आप लोगों की, अगर हम कहते हैं कि फ्रिक्शनलेस और मासलेस। जी, तो फ्रिक्शन कहाँ पर नहीं होगा, आइडियल पुली का मतलब उसके कौन से पोर्शन पे फ्रिक्शन नहीं होगा, इसको इस डायग्राम में समझो। अगर हम आइडियल पुली कहते हैं, देखिए पुलीज में एक तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पुलीज में ये पोर्शन जहां पर स्ट्रिंग जाने वाली है, ये पोर्शन फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है। जिसके ऊपर से रस्सी जाएगी ये स्मूथ है। ठीक है, ये मान के चल रहा है कि जिसके ऊपर हम रस्सी को लगाएंगे ना, वो वाला पोर्शन फ्रिक्शनलेस है। तो इससे क्या होता है, अगर ये फ्रिक्शनलेस होगा तो इसका फायदा क्या मिलेगा आपको। आई मीन अगर यहाँ पर स्मूथनेस है और रस्सी उसके ऊपर से जा रही है, तो फायदा क्या मिलेगा। सर सर वर्क का दोनों साइड टेंशन जी, बराबर होगा। अच्छा, और वर्क लॉस नहीं होगा इधर पे हीट वर्क फॉर्म में। वर्क का हो गया, चलो एनर्जी लॉस नहीं होगी, एक तो ये पॉइंट आ गया। सर दोनों तरफ टेंशन बराबर होगी। नहीं देखो, दोनों तरफ टेंशन बराबर होगी वो एक अलग कंसेप्ट है।
मैं इसलिए इसको थियोरेटिकल लेवल पे क्लियर कर दें। जब आप ये कहते हो कि पुली फ्रिक्शनलेस है, तो इसका इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब जानते हो क्या है? आप इन डायग्राम्स में देखो, ये जो पुली है ये यहाँ पर किसी स्क्रू से भी तो कनेक्टेड है। यहाँ पर एक स्क्रू टाइप का सिस्टम दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो ये पुली से रोटेट भी तो कर सकती है। आइडियल पुली कहने का मतलब ये होता है कि ये जो पुली होती है ये रोटेट नहीं करेगी। रस्सी जो होगी वो इस ग्रूव वाले पोर्शन में स्लिप करती है, फिसल जाती है। मतलब ये जो रोप है यहाँ पर, अगर आप राइट लास्ट वाला डायग्राम देखो तो ये रस्सी तो मूव करेगी, स्ट्रिंग तो मोशन में जाएगी, स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से मूव करेगी, लेकिन ये जो पुली है ये नॉन रोटेटिंग हो जाएगी। अगर ये आइडियल है तो ये रोटेट नहीं कर पाएगी। ये इसका कंसेप्ट होता है। फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब उसको आप घुमा नहीं सकते हो, वो रोटेट नहीं करेगी, वो वैसे ही पड़ी रहेगी, स्टेशनरी पुली रहेगी वो, और रस्सी सिर्फ उसके ऊपर से स्लिप करेगी। बिकॉज रियल लाइफ के अंदर क्या होता है, रियल लाइफ के अंदर जब आप जाते हो तो रियल लाइफ में रस्सी तो मूव करती ही करती है, ये पुली जो होती है वो अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करती है, ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट भी होती है पुली। कभी देखा है आप लोगों ने, मतलब आई मीन कभी अगर रियल लाइफ में कभी देखा हो तो, कि पुलिस जो होती हैं वो ऐसा नहीं होता जी कि सर। स्टैंड स्टिल होती हैं, वो रोटेट कर, रियल लाइफ में वो रोटेट करेंगी। प्रैक्टिकल बात करोगे तो आपको रोटेटिंग पुली होती है, बट उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। वो हमारा रोटेशनल मैकेनिक्स टॉपिक जब आएगा तब हम पुली का रोटेशन भी काउंट कर लेंगे कि पुली रियल लाइफ में तो रोटेट करती है। वो इसलिए रोटेट करती है क्योंकि रोप और पुली के बीच में फ्रिक्शन हमेशा रहेगा। आप कितना भी स्मूथ ड्रॉ कर ले इसको, जैसे कि आप फर्स्ट फिगर में देख रहे हो वुडन पुली है, तो आप इसको जितना मर्जी स्मूथ बना लो, जितना मर्जी फ्रिक्शनलेस बना लो, लेकिन रियल लाइफ के अंदर जीरो फ्रिक्शन कभी नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रफनेस जरूर होगी, मतलब स्ट्रिंग और पुली के बीच में रफनेस होती है। और वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है ना, अगर ये रफ होगा, आप इमेजिन करो अगर ये रफ पुली होती है तो होता क्या है कि जब स्ट्रिंग उसके ऊपर से स्लिप करती है, तो बेसिक आइडिया आपको पता है फ्रिक्शन फोर्सेस के बारे में। बेसिक आइडिया फ्रिक्शन फोर्सेस के बारे में पता है कि किसी भी सरफेस पर अगर कोई चीज स्लिप करेगी तो रफनेस की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो उस स्लिपिंग को अपोज कर रहा होता है। ये तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन है ना, कि फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो अगर पुली रफ होगी तो बेसिकली उसमें ये हो जाता है, अगर आप रफ पुली का एग्जांपल लोगे तो उसको हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये रफ पुली होगी तो यहाँ पर पुली के टेंजेंशियल डायरेक्शंस में, पुली की जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे अगर अगर ये रफ होगा तो। और जब पुली के टेंजेंशियली फ्रिक्शनल फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये इसकी एक्सल के अबाउट, पुली की जो एक्सल है उसके अबाउट एक टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे और ये पुली रोटेट कर जाएगी। अगर फ्रिक्शन होगा तो, फ्रिक्शन होगा तो ये पुली अपनी एक्सल के अबाउट रोटेट भी करेगी। रस्सी तो मूव करेगी ही करेगी, उसके साथ साथ पुली भी रोटेट कर जाएगी। लेकिन फ्रिक्शन होने पर, अभी हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे यहाँ पर आज के लेक्चर में जो आप पढ़ोगे वो फ्रिक्शनलेस पुली मानोगे, जो कि सिर्फ एक आइडियल कंसेप्ट है। रियल लाइफ के अंदर फ्रिक्शनलेस पुलीज नहीं आती, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी पुली ऐसी नहीं है जिसमें फ्रिक्शन ना हो। तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि वो जो पुली है वो रोटेट नहीं करेगी, स्टैंडिंग रहेगी, स्टैंड स्टिल रहेगी अपनी जगह पर, और सिर्फ उसके ऊपर से रस्सी स्लिप करती रहेगी। रस्सी जो है वो एक साइड से दूसरे साइड पर जाएगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपका कि फ्रिक्शन और होने से और फ्रिक्शन न होने से क्या फर्क है? यस सर। जी। और एनर्जी लॉस नहीं होगा, ये भी एक पॉइंट है वैलिड। फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से एनर्जी लॉस नहीं होगा, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन होने पर भी लॉस ऑफ एनर्जी को आप मिनिमाइज कर सकते हो, जीरो कर सकते हो, अगर रस्सी और पुली के बीच स्लिपिंग ना हो। वो रोटेशनल मैकेनिक्स कंसेप्ट आएगा, अभी नहीं। रोटेशनल मैकेनिक्स में जैसे आप पढ़ते हो ना, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, सुना होगा आपने ये वर्ड कि कोई बॉडी रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग। यस सर। तो ऐसे ही पुली के साथ भी होता है कि रस्सी पुली पर मूव कर रही है विदाउट स्लिपिंग। एक्चुअली इसका मतलब बता दे रहे हैं आपको क्या होता है, कि अगर अगर मान लेते हैं कि रियल लाइफ के अंदर ये पुली ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, मान लेते हैं अभी आप टाइम बिंग ये मान लो कि ये जो पुली है ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, और इसका पुली का रेडियस कुछ आर है, मान लो रेडियस ऑफ पुली आर है। तो ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट आएगा यार, कि अगर ये पुली अपनी एक्सल के अबाउट ओमेगा, ये इसकी एक्सल है जो सेंटर से पास होती है ना, ये लाइन इसकी एक्सल बोलते हो। तो अगर अपनी एक्सल के अबाउट ये ओमेगा वेलोसिटी से मान लेते हैं रोटेट करता है और इसका रेडियस आर होता है, तो जो पुली का
पुली के सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट होता है ये चलेगा सर्कुलर मोशन वाले कंसेप्ट के हिसाब से आर ओमेगा वेलोसिटी से। टेंजेंशियल वेलोसिटी पुली वाले सरफेस की हो जाएगी आर ओमेगा पुली की। और अगर ये स्ट्रिंग v वेलोसिटी से नीचे चले, हम ये कह दें कि स्ट्रिंग की वेलोसिटी v से नीचे आ रही है, तो हम एक रिलेशन कहते हैं कि अगर v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया तो हम ये कहते हैं कि जो रोप है और पुली है वो दोनों सेम वेलोसिटी पे चलने लगे। और जब दोनों चीजें सेम वेलोसिटी पे चलेंगी तो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं होगा। उसको कहते हैं कि इट इज मोशन विदाउट स्लिपिंग। बट ये अभी का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में तो इस पर नहीं जाने वाला। अभी का कंसेप्ट है नहीं, ये रोटेशनल मैकेनिक्स कंसेप्ट में डिस्कस होगा, डिटेल में डिस्कस होगा ये चीज। अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि फ्रिक्शन न होने की वजह से पुली में रोटेशन जनरेट नहीं होगा, पुली रोटेट नहीं कर पाएगी। ये आपका पहला कंसेप्ट है आइडियल पुली में। तो अगर पुली आइडियल है तो इसका फर्स्ट रूल आप कह सकते हो कि ये नॉन रोटेटिंग पुली होगी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कंसेप्ट क्या मानते हैं, सेकंड कंसेप्ट इसके ऊपर क्या मानते हैं, दैट अगर आइडियल हमने माना है तो आइडियल के अंदर हम इसको एक और कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं कि हम इस पुली का जो मास होता है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, मासलेस मान के चलते हैं इसको। और ये भी प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि पुली कोई भी होगी उसके कुछ ना कुछ वेट होता है। बट न्यूमेरिकल करने के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पुली के अंदर कोई मास नहीं है। तो इसका क्या कंसेप्ट लगाएंगे, मासलेस होने की वजह से क्या करेंगे। देखिए, नॉन रोटेटिंग का मतलब ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ना होने की वजह से वो नॉन रोटेटिंग है। और मासलेस है, इसकी वजह से क्या रिजल्ट होगा, अगर पुली को हम मासलेस कहते हैं तो इससे हमको न्यूमेरिकल में क्या फायदा मिलता है, हमारे न्यूमेरिकल में इसकी वजह से क्या सिंप्लीफाई हो जाता है जिसकी वजह से हम मासलेस मान के चल रहे हैं उसको। सर पूरा एफर्ट मतलब फिर लोड पे ही लगेगा, मास राइट, कंसिडर उसके नहीं होगी तो आई की वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। बिल्कुल 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 सही बात कि अगर आप आइडियल सिस्टम मानो, देखो बेसिकली आप क्या कह रहे हो कि ये आइडियल मशीनरी है। आइडियल मशीन क्या होती है, जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, जितना आप इनपुट दें उतना ही आउटपुट आए, उसी को तो आइडियल बोलते हैं। आइडियल मशीन का मतलब जितना एफर्ट लगाया जाए उतना आउटपुट मिल जाए, 100% एफिशिएंसी। रियल लाइफ में तो होगा नहीं। तो मासलेस पुली का मतलब आप ये कह सकते हो, बेसिकली न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मासलेस पुली का मतलब नेट फोर्स ऑन द पुली विल बी जीरो, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, पुली के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, ये न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग। क्योंकि वहां पर सेकंड लॉ में ये कहा गया है कि एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर किसी बॉडी का मास जीरो मानते हो आप, अगर किसी बॉडी का मास जीरो मान लेते हो तो नेचुरली से बात है कि उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी। ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, ये दो बातें ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कहते हैं कि आइडियल पुली है तो इसका मतलब दो बातें हो गई, एक तो उसमें स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन नहीं है जिस वजह से पुली रोटेट नहीं करेगी। दूसरा मासलेस है, इस वजह से क्या होगा, उस पुली पर लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट वैल्यू जीरो होना चाहिए। जितना भी फोर्स पुली पर आप एक्सर्ट करोगे वो सब हमारा मिला करके जीरो बन जाना चाहिए। ये हमारा कंसेप्ट है। अब इस पुली पर फोर्स कौन सा होगा, क्वेश्चन ये है कि इस पुली पर कौन सा फोर्स लगेगा, पुली के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पुली पर भी क्या फोर्स लगता है क्या, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ पुली के ऊपर फोर्स लगता है। कैसे लगता है, देखो आप, अगर आप इस रियल डायग्राम को देखोगे तो रियल डायग्राम के अंदर आप ध्यान से देखना, रोप का कुछ पोर्शन, ठीक है जी, रियल डायग्राम को फॉलो करिएगा, रोप का कुछ पोर्शन पुली के ऊपर से है, ये वाला पोर्शन देखो, तो ये पोर्शन पुली के ऊपर है ना, पुली के अंदर है, ये पुली की ग्रूव के अंदर है, इनसाइड पुली। तो ये जो पोर्शन आप रोप का देखते हो, इस पोर्शन पर ये जो हैंगिंग वाला रोप है अपनी तरफ इसको पुल करेगा। मतलब अगर हम रस्सी लगाएंगे, ठीक है जी, अगर कोई भी आप स्ट्रिंग लगाओगे तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो पुली के ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो पुली के अंदर हमको दिखता नहीं है, ये पोर्शन जितनी रस्सी पुली के ऊपर है, उस रस्सी के ऊपर, जितनी रस्सी पुली के ऊपर है उस रस्सी के ऊपर बाकी की जो रस्सी है, मतलब बाकी की जो रोप है, बाकी की रोप कौन सी, ये जो हैंग कर रही है, ये जो हैंग कर रही है लेफ्ट साइड पर और ये जो हैंग कर रहा है राइट साइड पर, तो ये दो हैंगिंग पोर्शंस हैं। और उसके अलावा कुछ पोर्शन रोप का पुली के अंदर भी है, पुली के ऊपर भी है। तो जो पोर्शन रोप का पुली के ऊपर है, इस पोर्शन को बाकी की रोप जो कि हैंग कर रही है, ये अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, इसको पुल करेंगे। रस्सी का काम होता है टेंशन फोर्स लाना, रोप का मतलब टेंशन फोर्स। तो ये क्या होता है कि राइट वाली रोप, जो ये राइट वाली रोप है जो हैंग कर रही है, लेफ्ट वाली रोप जो कि हैंग कर रही है, ये दोनों हैंगिंग पोर्शन रोप का रोप का वो वाला पार्ट जो पुली के ऊपर है, उसको अपनी अपनी तरफ
डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहे होंगे। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फोर्सेस दिखाते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इधर की तरफ एक डाउनवर्ड फोर्स दिखाते हो आप। अगर आपने फोर्सेस को कभी देखा हो, ध्यान से देखा हो, तो हम यहाँ पर एक डाउनवर्ड टेंशन दिखाते हैं, इधर भी एक डाउनवर्ड टेंशन दिखाते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो डाउनवर्ड टेंशन दिखाई दे रही है, ये कौन किसके ऊपर लगा रहा है? मतलब ये जो दो दो हम लेफ्ट साइड पर टेंशन दिखा रहे हैं, ए पॉइंट पर और इधर मान लो बी पॉइंट है, तो हम ये जो ए और बी पॉइंट्स पर टेंशन फोर्सेस दिखा रहे हैं, ये टेंशन फोर्सेस कौन लगा रहा है और किसके ऊपर लगा रहे हैं? तो क्लियरली एक बार फिर देख लो बच्चा, यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए इसको, कौन किसके ऊपर लगा रहा है, इसको क्वेश्चन को समझो। फिर बोल रहा हूं आपसे, रस्सी का कुछ पोर्शन जो कि हाफ सरकमफ्रेंस पाई इंटू आर के बराबर होगा, पाई इंटू आर, हाफ पोर्शन मतलब जो पोर्शन पुली के अंदर है, सर्कुलर ग्रूव के अंदर, उस पोर्शन पे हैंग करने वाला पोर्शन, हैंगिंग पार्ट अपनी तरफ उसको खींचता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है। लेफ्ट साइड से भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे, तो ये दो तरफ की टेंशन फोर्स दिखाई जाती है, एक टी लेफ्ट साइड पर, एक टी राइट साइड पर, किसी भी पुली के साथ ये होगा। और उसके अलावा क्या होता है कि ये जो पुली होती है, ये कहीं ना कहीं से सस्पेंडेड होगी, वरना गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। जैसे इसमें इस आदमी ने पकड़ रखा है पुली को, इस आदमी ने पकड़ रखा है, अगर नहीं पकड़ेंगे तो वो पुली नीचे गिर जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जहां से आप पुली को सस्पेंड करते हो, मतलब जहां से पुली को लटकाते हो, यहां पर भी एक फोर्स आती है इसमें, जहां से पुली को सपोर्ट करते हैं। और यहां पर कितनी फोर्स आएगी, इसको हम मान लेते हैं कुछ T1, इसको हम टेंशन फोर्स T1 के नाम से डिनोट करते हैं। तो अगर पुली मासलेस है, अगर पुली मासलेस है जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 होगा, तो एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है T1 और T के बीच में। क्या रिलेशन बनेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करी जाए कि T1 में T1 और, इज इक्वल टू 2T बनेगा। समझ गए आप, कि जो पुली है उसके अंदर एक रिलेशन डेवलप हो जाएगी कि टेंशन फोर्स T1 की वैल्यू बराबर हो जाएगी ट्वाइस ऑफ T के, क्योंकि रेड मास तो है नहीं इसके अंदर, तो ग्रेविटी की फोर्स होगी नहीं, तो ग्रेविटी की फोर्स नहीं है तो सिर्फ टेंशन फोर्सेस काम करेंगी। सो इस वजह से हम कहते हैं कि T1 इक्वल टू 2T। तो मासलेस पुली की वजह से टेंशन रिलेट होती है, और फ्रिक्शनलेस पुली की वजह से हम पुली का रोटेशन काउंट नहीं करते, ये मानते हैं कि पुली रोटेट नहीं करेगी, यानी उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं आएगी, उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं आएगी। और टॉर्क नहीं आएगी इसीलिए हम क्या कहते हैं कि पुली के दोनों तरफ की टेंशन फोर्सेस बराबर होंगी। बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को। पुली के लेफ्ट साइड और राइट साइड पर इक्वल टेंशन फोर्स दिखाने का रीजन क्या है? बच्चा आप लोगों से सुनना है, देखो क्या रीजन है कि पुली की लेफ्ट साइड और पुली के राइट साइड पर आप सेम टेंशन फोर्स दिखा रहे हो, जितना टी आप राइट साइड दिखा रहे हो उतना ही टी लेफ्ट साइड दिखा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा भी तो कर सकते थे कि राइट साइड पर T1 दिखा दें, लेफ्ट साइड पर T2 दिखा दें। हमने दोनों तरफ बराबर फोर्स क्यों लगाई है? सर वो एक ही पार्ट को वो मतलब एक्सटेंड कर रहा पुली। नहीं रीजन बच्चा ये गड़बड़ है, ये कंसेप्चुअली गड़बड़ हुआ, आप न्यूमेरिकल तो हो जाएगा लेकिन कंसेप्चुअली हमारी मिस्टेक है। हम लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, पुली के लेफ्ट और राइट साइड पर बराबर टेंशन फोर्स जो दिखा रहे, पुली की लेफ्ट और राइट साइड पर जो बराबर टेंशन दिखा रहे हो, वो भी फ्रिक्शनलेस होने की वजह से ही दिखा रहे हो। अगर पुली में फ्रिक्शन हुआ, ध्यान सुनिएगा, अगर पुली में फ्रिक्शन हुआ तो हम चेंज कर देंगे कंसेप्ट। तब हम क्या कहेंगे जानते हो? अगर पुली में फ्रिक्शन हुआ तो हम क्या कहेंगे, यानी कि पुली अगर रोटेट कर रही होगी तब हम क्या कहेंगे? अगर पुली रोटेट करती होगी तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट साइड वाली स्ट्रिंग से जो टेंशन फोर्स अपीयर होगी और जो राइट साइड वाले स्ट्रिंग से टेंशन फोर्स अपीयर होगी, ये वैल्यूज अलग अलग दिखाओगे आप। यहाँ पर T2 दिखाना पड़ेगा आपको और यहाँ पर T1 दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये उन कंडीशंस में जब ये रोटेट करे पुली, रोप और पुली के बीच फ्रिक्शन फोर्स हो, रफनेस हो वहां पर, तब आप दिखाओगे T1 इक्वल टू T2, मतलब एक तरफ T1 और एक तरफ T2। बट क्योंकि आप मोस्ट आइडियल कंडीशंस में न्यूमेरिकल को करने जा रहे हो, इस वजह से हम ये मान के चलते हैं कि T1 और T2 बराबर है। क्योंकि देखिए अगर T1 T2 बराबर नहीं है तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया टॉर्क्स का होगा, बेसिक आइडिया है ना, बहुत ही बेसिक लेवल का एक आइडिया आपको टॉर्क का होगा, उतने से मेरा काम चल जाएगा। आप बताओ कि ये जो T1 फोर्स लग रहा है, ये पुली के सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? आप सोच के देखो। जो ये T1 फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये फोर्स
इस फोर्स का पुली के सेंटर के अबाउट कैसा टॉर्क आएगा, ये क्या इसको क्लॉकवाइज टॉर्क देगा या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। और टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन भी यूज करेंगे, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू, क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज देगा इनसाइड तरफ। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेसिक लेवल पे कहते हैं ना टॉर्क की वैल्यू, ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो हम T1 मल्टीप्लाइड बाय R एक टॉर्क कहेंगे, मतलब इसकी वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क, और T2 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना, T2 इंटू R। अगर ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे तो फिर एक नेट टॉर्क आ जाएगी और पुली रोटेट कर रही होगी। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में रोटेशन तो मान नहीं रहे, तो इसका मतलब हमको ये कहना पड़ेगा कि दोनों तरफ की टॉर्क आपस में कैंसिल आउट कर रही है, और आपस में जब कैंसिल आउट करेंगे तो इसके लिए T1 और T2 को बराबर होना पड़ेगा। क्लियर हो गया पॉइंट आपका? यस सर। जी यस सर। जी। तो ये एक रीजन है। देखिए पुली में फ्रिक्शन ना होने के दो एडवांटेज हम ले रहे हैं। उसके दो एडवांटेज क्या ले रहे हैं कि फ्रिक्शन ना होने की वजह से एक तो वो नॉन रोटेटिंग है, ठीक है, फ्रिक्शन ना होने की वजह से एक तो वो नॉन रोटेटिंग है, और दूसरा यहीं पर ऐड कर दे रहा हूं, सेम टेंशन फोर्स ऑन बोथ साइड, सेम टेंशन फोर्स ऑन बोथ साइड, ये इसका दूसरा फायदा है। अब आप एक पॉइंट सुनो, आपको पूरी पूरी स्टोरी हम ध्यान से समझाते हैं, एक बार फिर से देखते हैं पूरी स्टोरी को, आप फिर से समझो कि हुआ क्या यहाँ पर, किस तरीके से हमारा ये सब कुछ वर्क करता है, किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है, इसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब आप इस रस्सी को खींचते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हम लोगों ने मान लो जो पुलिंग फोर्स लगाया वो P लगाया, तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूटन थर्ड लॉ आएगा। जब आप रस्सी को डाउनवर्ड पुल करोगे बाय द फोर्स ऑफ कैपिटल P, तो उसका एक रिएक्शन अपीयर होगा न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। ये रस्सी जो होगी वो इस पर्सन के ऊपर एक टेंशन फोर्स आएगी, यानी अब आप ये कह सकते हो कि जो रस्सी है उसमें टेंशन फोर्स आ चुकी है, एक टेंशन फोर्स रस्सी में आ गया, क्योंकि हमने उसको खींचा है, तो खींचने से टेंशन आएगी उसमें, रस्सी को पुल करेंगे तो टेंशन फोर्स आ जाएगी। अब क्योंकि आप मासलेस रस्सी मान रहे हो, आप रोप को मासलेस कह रहे हो, आप कह रहे हो कि रोप में मास नहीं है, तो मासलेस रोप की एक प्रॉपर्टी होती है, मासलेस रोप की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अंदर टेंशन फोर्स हर एक पॉइंट पर बराबर होना चाहिए। याद है ये प्रॉपर्टी कि अगर रोप मासलेस मानते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि उस मासलेस रोप के हर एक पॉइंट पर सेम टेंशन फोर्स होती है। तो जितनी टेंशन फोर्स रस्सी के इस बॉटम पॉइंट पर है जहां पर पर्सन उसको पुल कर रहा है, इतनी ही टेंशन फोर्स इस रस्सी में हर जगह पे होगी, सेम टेंशन फोर्स इस रस्सी में चलेगी। और इस वजह से आप पॉइंट ए पर जो टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हो उसको भी टी लिख देते हो, इसको भी टी लिखते हो। दैट मीन्स यहां से यहां तक आप सेम टेंशन फोर्स किस वजह से दिखा रहे हो, यहां से यहां तक सेम टेंशन दिखा रहे हो, और उसका रीजन है मासलेस रोप, रस्सी में मास नहीं है जिस वजह से आप सेम टेंशन फोर्स यहां पर दिखाते हो। अब पुली के दूसरे साइड पर कितना टेंशन दिखाएंगे, पुली के दूसरे साइड पर टेंशन फोर्स यहां पर, तो पुली के दूसरे साइड पर भी हम सेम टेंशन फोर्स दिखा रहे हैं, ठीक है जी। ये किस बेसिस पे कह रहे हो, ये किस बेसिस पे कह रहे हैं कि पुली के दूसरे साइड भी वही टेंशन फोर्स आ जाएगी, ये आप कह रहे हो ड्यू टू, इसको हम कह रहे हैं कि ये ड्यू टू फ्रिक्शनलेस, यानी कि स्मूथ पुली होगी, ड्यू टू स्मूथ पुली। और उसके बाद फिर क्या कहेंगे, उसके बाद कि फिर यहां पर हमारे पास मासलेस रोप है, फिर से मासलेस रोप आ गई, तो जब ये मासलेस रोप आएगी तो इस वजह से बिकॉज ऑफ द मासलेस रोप यहां पर भी हम सेम टेंशन फोर्स दिखाएंगे। पूरे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से पकड़ लो आप। ये बात समझ में आई आपको, यहां तक की स्टोरी समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। मैं स्टेटमेंट फाइनली कंक्लूजन के मोड पे बोल रहा हूं, आप इस पर लिखना चाहो लिख लेना या सुन लो। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जब हमने रस्सी को पुल किया तो उसमें टेंशन अपीयर हुआ, और ये टेंशन यूनिफॉर्म चल रहा है, रीजन मासलेस रोप। पुली को क्रॉस करने के बाद भी उतना ही टेंशन फोर्स, रीजन फ्रिक्शनलेस पुली। राइट साइड के रोप में भी उतना ही टेंशन फोर्स, अगेन द रीजन मासलेस रोप। मतलब ये हुआ अगर मान लो रोप मासलेस होती लेकिन फ्रिक्शन होता पुली में तो कहां पर फर्क पड़ता,
रोप मासलेस होती लेकिन पुली में फ्रिक्शन होता, यानी कि पुली रोटेट करती, तो क्या फर्क पड़ता है आपका? सर दोनों साइड टेंशन बराबर नहीं होती। हाँ, तो उसमें क्या फर्क? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मतलब देखो, परफेक्ट पॉइंट है। मतलब आप सर इसको यहाँ एक पर, साइड वाले में जो T1 होता तो वो पूरे में नीचे तक यूनिफॉर्म होता, और रोप के मतलब पुली की दूसरी साइड T2 होता तो वो पूरा पार्ट में T2 होता। हाँ मतलब जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा सा एक जल्दी से डायग्राम बना करके आपको दिखा देते हैं, जल्दी से आप एक डायग्राम बना करके इसको समझो कि क्या होता। देखिए कि अगर ये सिचुएशन ऐसी होती, मान लीजिए सिचुएशन इस तरीके से होती और हम यहाँ पर इसको पुल कर रहे होते, मान लो ऐसे करके हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं, तो देखिए, लेकिन ये इसमें फ्रिक्शन है, मतलब यहाँ पर रफ है, पुली रफ है, पुली रफ है, लेकिन रस्सी मासलेस है। तो उसका फर्क क्या पड़ता है आपको समझा देते हैं। उससे सिर्फ इतना फर्क पड़ता, सबसे पहले तो क्या होता, सबसे पहले क्योंकि आपने रस्सी को खींचा है तो यहाँ पर टेंशन फोर्स अपीयर हो गया, इस टेंशन फोर्स को हम T1 कह देंगे। और पुली के पुली के पुली तक जाते जाते आप इतनी ही टेंशन फोर्स दिखाएंगे, पुली तक जाते जाते आप टेंशन फोर्स को बदलोगे नहीं। क्या रीजन है कि हम टेंशन फोर्स को नहीं बदल रहे हैं? यहाँ से T1 सेम क्यों दिखा रहे हैं? तो रीजन, मासलेस। हाँ जी, मास ऑफ मतलब स्ट्रिंग का मास, स्ट्रिंग में मास नहीं है, तो ये रीजन है कि मासलेस रोप है यहाँ पर। तो मासलेस रोप है तो T1 दिखाएंगे, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से T1 दूसरे साइड पर जब लगेगा, मतलब दूसरे साइड पर जब आप टेंशन फोर्स दिखाएंगे यहाँ पर इस तरफ, तो ये आप T1 नहीं दिखाओगे, इसको बदल देना पड़ेगा आपको, ये T2 है। मतलब यहां से यहां जाने पर चेंज हो जाएगा टेंशन फोर्स, चेंज इन टेंशन फोर्स, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। उसके बाद, उसके बाद क्या इतना ही टेंशन फोर्स आगे कंटिन्यू करेंगे या बदल दें इसको? मान लीजिए यहाँ पर कोई ब्लॉक लगा है, तो यहाँ तक आप क्या करोगे? तो अब फिर से हम मासलेस रोप पे आ गए तो बराबर रखेंगे। जी, तो हम फिर यहाँ पर T2 दिखा देंगे, यहाँ पर फिर से आप टेंशन फोर्स को T2 रिप्रेजेंट करोगे। ये इतना फर्क होता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका ये? जी सर। जी, यस लेकिन सर। इस चैप्टर में मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब आगे के चैप्टर के लिए है, इस चैप्टर के लिए नहीं है। तो इस वाले चैप्टर में T1 T2 को हम बराबर मानते हैं क्योंकि फ्रिक्शनलेस पुली मानते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो टेंशन है और जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उनमें क्या रिलेशन चलेगा? जो टेंशन है और जो हमने फोर्स लगाई है, क्या इनमें कोई रिलेशन है? कि अगर हम कैपिटल P की फोर्स लगा रहे हैं और स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स T आ रहा है, तो क्या इनमें कोई रिलेशन है या नहीं है? सर इक्वल होंगे। ये ये क्यों इक्वल होंगे? क्यों? क्योंकि सर ये, एक्शन रिएक्शन पे। हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ चल रहा है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। आपने रस्सी को खींचा है, रस्सी ने आपको खींचा है, तो ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बन चुका है। इस वजह से हम कह देंगे टेंशन फोर्स की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी फोर्स आप लगा रहे हो। अगर आप जितनी फोर्स लगाओगे उतनी ही टेंशन फोर्स होगी। ऐसे में अगर कोई पूछे कि ये लोड कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर चलेगा, इस लोड में क्या एक्सेलरेशन आएगी, तो ये कैसे निकालेंगे? रस्सी में कितनी एक्सेलरेशन आएगी, मतलब इस लोड के अंदर। तो अब आप उस लोड पर टेंशन के अलावा एक और फोर्स दिखाओगे, टेंशन के अलावा इसके अंदर एक और फोर्स आएगी, वो हो जाएगा उसका वेट W, mg के बराबर। और न्यूटन लॉ की इक्वेशन लगाओ ना, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ mg की फोर्स लग रही है, और ये बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो क्या इक्वेशन, क्या इक्वेशन लिख दें इसके लिए? T माइनस सर T माइनस mg अपॉन m। T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। और वो T किसके बराबर होगा? T किसके बराबर होगा? सर P के बराबर। आपके पी के बराबर होगा। मतलब जितना फोर्स हम लोग लगा रहे हैं ना, यानी अगर हम मान लो यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे टेंशन फोर्स 20 न्यूटन आएगा। अगर हम यहाँ पर 30 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे टेंशन फोर्स 30 न्यूटन का आएगा, वो न्यूटन थर्ड लॉ से। ठीक है बच्चा, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अब जी, तो अब जरा राइट वाले फिगर को देखो, राइट वाले फिगर में, इस वाले राइट वाले फिगर में आइए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। इसमें भी हम एक ब्लॉक को खींच रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से, ओरिएंटेशन चेंज है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आइडियल पुली मानेंगे हम लोग, सिर्फ आइडियल आइडियल केसेस को ही डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा डिस्कस नहीं करेंगे अब। तो वो जब चैप्टर आएगा रोटेशनल मैकेनिक्स तब कर लेंगे। तो ये अगर हम ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगा के खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ F फोर्स लगा करके अगर आप इसको पुल कर रहे हो, तो इस रस्सी में टेंशन फोर्स आएगी, और आप ये कहोगे कि जो टेंशन होगा वो F के बराबर ही होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से। टेंशन बराबर F
थर्ड लॉ के बेसिस पे कहा जा रहा है। अब ये जो पुली आप देख रहे हो, इस पुली पर दो टेंशन फोर्स आप दिखाओगे, एक टेंशन फोर्स पुली पर ऊपर की तरफ, एक और टेंशन फोर्स पुली पर ऊपर की तरफ। दो टेंशन फोर्स दिखाएंगे इसमें, और दोनों टेंशन फोर्सेस बराबर दिखानी पड़ेंगी आपको, क्योंकि ये आइडियल केस मान रहे हो। तो जब आइडियल केस मानोगे तो राइट साइड पर भी टी और लेफ्ट साइड पर भी टी हो गया। और अब आप मासलेस पुली वाला कंसेप्ट लगाओ कि अगर ये पुली मासलेस है, अगर ये पुली मासलेस पुली मानी गई है, तो यहाँ पर कितनी टेंशन फोर्स अपीयर होगी जहां से उस पुली को सपोर्ट किया गया है, मतलब जहां से उस पुली को लटकाया गया है, यहाँ पर कितनी टेंशन। समझ गया इसको कि यहाँ पर 2t का फोर्स क्यों आएगा? ये यही लॉजिक है अभी T1 वाला, कि जैसे T1 की वैल्यू 2t है, वैसे यहाँ पर भी डायरेक्शन में 2t का फोर्स दिखाएंगे। मतलब T1 दिखे तो T1 बराबर है 2t, और T1 बराबर है 2t इस बेसिस पे कह रहे हो क्योंकि मासलेस पुली है, उसका नेट फोर्स मुझे 0 रखना है। और वही 2t की फोर्स उस लोड तक जाएगी। मतलब ये जो वेट आप देख रहे हो, यहाँ पर जो फोर्स आएगी ये 2t के बराबर आएगी। अब ये किस बेसिस पे कह रहे हैं कि 2t नीचे भी आएगा? मासलेस आपकी स्ट्रिंग हो गई तो जी, क्योंकि पुली और लोड के बीच में सब कुछ मासलेस है। पुली और लोड के बीच में जो कुछ भी कनेक्ट किया जा रहा है वो सब कुछ मासलेस सिस्टम है। तो मासलेस सिस्टम जहां पर भी लगाओगे तो टेंशन फोर्स सेम रहनी चाहिए। तो 2t अगर पुली पर लगाई है तो 2t ब्लॉक पर भी लगाएंगे सर। ठीक है जी। और ये L मतलब लोड, L फॉर द लोड है, तो लोड मतलब इसका कुछ वेट होगा। अब इसका वेट मान लेते हैं कुछ होगा mg के बराबर। तो अब इसमें कितनी एक्सेलरेशन होगी? अगर ये चीज मान लो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप इस लोड पर न्यूटन लॉ की इक्वेशन लगाओगे, और न्यूटन लॉ की इक्वेशन जब लोड पे लगाएंगे ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है 2t ऊपर माइनस mg नीचे और इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब t होगा वो कितना होगा? तो t को हम रिप्लेस कर देंगे, t को यहाँ पर किससे रिप्लेस कर दें? तो आंसर है जितना हम यहाँ पर फोर्स F लगा रहे हैं, t इक्वल टू f, 2f माइनस mg बराबर ma। इस तरीके से पुलिस के कंसेप्ट पर काम करते हैं। नेक्स्ट पे देखो, कुछ और डायग्राम दिखाएंगे भी आपको। ये कुछ अरेंजमेंट्स और देख लो। मल्टीपल पुलिस वाले कंसेप्ट, कई सारी पुलिस अगर लगाते हो आप, कंपाउंडिंग ऑफ पुली, कैसे कैसे फोर्सेस अपीयर होंगी देखिएगा। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि राइट साइड पे जो पर्सन है ये डाउनवर्ड पुल कर रहा है ना। सबसे पहले दैट मीन्स पुल बाय द पर्सन। ठीक है, इसको मान लेते हैं लेट्स से कि ये वैल्यू जो है कुछ f है, पुल बाय द पर्सन f है। तो अब सबसे पहले क्या होता है स्टेप में, जब आप रस्सी को खींचोगे तो उसका फर्स्ट कंसिक्वेंस ये होता है कि रस्सी के अंदर टेंशन फोर्स आती है। रस्सी में टेंशन फोर्स तभी आएगी जब उसको हम लोग पुल करेंगे। जब भी आप किसी रस्सी को खींचोगे उसमें एक टेंशन फोर्स अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स टी आ गया। लेकिन मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो टी और ये जो एफ आप देख रहे हो ना, ये पोर्शन आपका न्यूटन थर्ड लॉ से बन रहा है। टी और एफ जो है ये एक्शन और रिएक्शन पेयर में आ गए। उस वजह से इनमें क्या रिलेशन बन जाएगा? अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो इस वजह से क्या रिलेशन बन जाएगा इनके बीच में? टी इक्वल टू एफ। लॉजिक क्लियर हुआ है? स्टेप बाय स्टेप बताते जाना, अगर हल्का सा भी डाउट हो तो बता देना मुझे। ये लॉजिक क्लियर होगा कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? यस सर। एंड दैट इज वाई टी इक्वल टू एफ होगा। न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये जो टेंशन फोर्स आप देख रहे हो, अगर ये नंबर वन, पुली नंबर वन अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट पुली, तो फर्स्ट पुली आइडियल है, तो उस वजह से क्या होगा, ये टेंशन फोर्स यहाँ पर भी अपीयर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यही टेंशन फोर्स पुली के दूसरे साइड पर भी चला जाएगा, इधर भी टी दिखाएंगे। फिर मासलेस रोप होने की वजह से यहाँ पर टी ऊपर की तरफ दिखाएंगे, लेफ्ट साइड ऑफ द पुली में भी टी दिखाएंगे ऊपर की तरफ। लेकिन इस पुली के सेंट्रल पोर्शन पे, इस पुली के सेंट्रल पोर्शन पे यहाँ पर कितना टेंशन फोर्स आप दिखाओगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में? अगर ये मासलेस पुली है तो यहाँ पर हम फोर्सेस दिखाएंगे 2t। और अगर यहाँ पर 2 इंटू टी की फोर्स हम दिखाएंगे तो वही 2t की फोर्स नीचे तक लानी पड़ेगी आपको, क्योंकि उसके बीच में मासलेस रोप है। तो यहाँ पर भी 2t दिखाएंगे। फिर अब इस पुली के दूसरे साइड जाने पर फिर से 2t का फोर्स दिखाएंगे। पुली के दोनों तरफ सेम फोर्स दिखा रहे हो क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पुली है। फिर इसके सेंट्रल पोर्शन पे फोर्स आप दिखाओगे तो 2t और 2t का रिजल्टेंट करके 4t जी। फिर यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4t की फोर्स आएगी, लेफ्ट साइड पर 4t की फोर्स आएगी, और ये 4t मिलकर के अब इस तरीके से ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स अपीयर होगी वो 8t की। तो ब्लॉक के ऊपर अल्टीमेटली 8t की फोर्स आएगी। उसके अलावा उसका mg आएगा। अब अगर इस बॉडी में एक्सेलरेशन a है
मान लीजिए। अब अगर इस बॉडी में अपवर्ड एक्सेलरेशन a है तो अब इसकी इक्वेशन लिख दूं। इसकी इक्वेशन लिख दी जाएगी 8t माइनस mg बराबर ma, और t को हम बाद में f से रिप्लेस कर देंगे। मिडिल वाले फिगर में देख लीजिए, मिडिल वाले फिगर में क्या हो रहा है। तो मिडिल वाले फिगर में हम पॉइंट ए को राइट साइड पर पुल कर रहे हैं, ठीक है जी। पॉइंट ए को राइट साइड आप पुल कर रहे हो बाय द फोर्स ऑफ एफ। तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आएगा, तो इस ए के अपोजिट में टी आ गया, इस ए के अपोजिट टी, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूं आपको, ये फिर से आपका थर्ड लॉ बन रहा है यहाँ पर। तो टी इक्वल टू एफ यहां से कह दिया हमने, टी की वैल्यू एफ के बराबर। अब आप ये बताओ कि ब्लॉक पर कितना टेंशन दिखाएंगे आप। अब आप अगर समझ गए हो तो मुझे बताओ कि ब्लॉक वाली रस्सी में कितनी टेंशन फोर्स है। 2t आएगा सर। जी कितना आएगा, 2t आएगा सर। समझ आ गया अब आपको। जी सर। जी, ये जो टेंशन है ये यहाँ पर भी टेंशन टी आएगा, फिर यहाँ पर भी टेंशन टी आएगा, फिर इधर भी टेंशन टी आएगा, फिर इस साइड भी टेंशन टी आएगा, और फिर सेंटर वाले में 2 इंटू टी का फोर्स आ जाएगा। तो अब इसकी एक्सेलरेशन दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो इस बार mg काउंट नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे सर नीचे से कोई है ही नहीं, क्योंकि अलग एक्सेलरेशन ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, वर्टिकल है। और आपसे मैंने कई बार कहा था कि जब आप F इक्वल टू ma लगाते हो तो हमेशा एक्सेलरेशन के पैरेलल फोर्स देखी जाती है। तो इसमें mg एक्सेलरेशन के पैरेलल तो आएगा नहीं, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर आएगा mg। एक्सेलरेशन के पैरेलल में सिर्फ एक फोर्स आएगी यहाँ पर 2t की, और t को f से रिप्लेस कर दीजिए तो 2f डिवाइडेड बाय m बराबर एक्सेलरेशन। इस तरीके से इस बेसिक कंसेप्ट को अगर आप पकड़ ले गए ना तो आप इसमें दिक्कत नहीं आई, फिर दिक्कत नहीं आती है पुली में। इस वाले फिगर में कंसेप्ट जी बताओ सर। ये कह रहे थे सर, वो जो वही होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में 2 की पावर n-1 की लगती है सर, ये वही है। अब आप कह सकते हो कि वही है, हाँ। मतलब हम कोई फॉर्मूला नहीं देना चाह रहे। देखो मैं कह सकता था, मैं एक्चुअली फॉर्मूला देना नहीं चाह रहा, बट आप सही बोल रहे हो, ठीक है। फॉर्मूला हम इसलिए नहीं देना चाह रहे बच्चा कि फॉर्मूले में क्या होता है ना कि स्टूडेंट क्या मतलब उसको अप्लाई करने में दिक्कत करते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, कभी कभी 2 की पावर nt भी होता है। हाँ यार, इसलिए मैं नहीं दे रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप बेसिकली फंडामेंटल पॉइंट पे चलिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10-20 सेकंड का फर्क आएगा खाली क्वेश्चंस में। और सर अगर वो n पुली सिस्टम कर देते थे क्वेश्चन में तो फिर मतलब बताया ना नंबर ऑफ पुलिस नहीं आता बच्चा। जेई में कभी नहीं आया ये चीजें, जेई में कभी नहीं आती इस तरीके की चीजें। और अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, आप परेशान ना हो, क्वेश्चंस करेंगे। चलिए यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर क्या होगा लास्ट वाले फिगर में पर्सन एफ फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं कि पर्सन ने एफ फोर्स लगाया तो यहाँ पर टेंशन आ गई, 2f आएगा सर। पर्सन ने आया तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स अपीयर हो जाएगी। कितनी अपीयर होगी यहाँ पर टेंशन फोर्स अगर निकालना चाहो तो सर 2f होगा, मतलब 2t होगा इधर पे अगर कंसीडर करें जी। तो मतलब यहाँ पर मैंने T1 T2 T3 T4 लिखा। T1 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, T1 की क्या वैल्यू बनेगी। f T1 इक्वल टू जी, इसके बारे में बताओ। T1 तो जो T1 है वो F के साथ एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा है, इस वजह से वो F। T2 कितना होगा, T2 भी f ही होगा। क्यों सर क्योंकि T3 की तरफ वो आ रहा है, और T3 के साथ सर मतलब कोई फ्रिक्शनलेस पुली भी है छोटी वाली, तो उसमें कुछ कंसीडर होगा नहीं, तो T2 भी आपका T मतलब F के बराबर हो जाएगा। जी बिल्कुल। कि अगर यहाँ पर T1 दिखा रहे हैं ना, इस पॉइंट पर ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर T1 दिखा रहे हैं तो पुली को क्रॉस करने के बाद भर भी आप T1 दिखाओगे, मतलब पुली के दोनों तरफ सेम टेंशन होनी चाहिए। तो जो वैल्यू T1 की होगी उतनी ही वैल्यू T3 की भी होगी, और जो वैल्यू T3 की हुई छोटी वाली पुली को क्रॉस करके देखो। देखिए सबसे पहले T1 एक्शन रिएक्शन पेयर से आएगा, फिर पुली को क्रॉस करके वही उतना ही फोर्स होना चाहिए, तो T3 भी T1 हो गया। फिर T3 को क्रॉस करके आप T2 की तरफ जा रहे हो तो T2 T3 T1 सब बराबर हो गए। इसका मतलब T1 भी F, T2 भी F, T3 भी F। तो T4 कितना होगा, T4 कितना होगा। तो अब आप इस पुली को देखो, नहीं ध्यान से देखो बच्चा, इस पुली को देखो तो 3F होगा। हाँ, इस पुली को ध्यान से देखिए। इस वाले पुली में एक ये वाली स्ट्रिंग का फोर्स आएगा, T1 वाला फोर्स। देखिए ना ये पुली कितनी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, लोअर साइड पर। ये पुली एक T1 वाले पोर्शन से कनेक्टेड है, तो T1 वाला पोर्शन उस पर फोर्स लगाएगा। जितने भी हैंगिंग पोर्शन, जितने भी हैंगिंग पार्ट्स हैं वो सब पुली पर फोर्स लगाएंगे। तो T1 वाला फोर्स लगाएगा, T2 वाला फोर्स लगाएगा, T3 वाला फोर्स लगाएगा। ये 3 फोर्सेस लगाएंगे इसमें।
और मासलेस पुली है तो इन सबको बैलेंस करना चाहिए। तो T4 किसके बराबर होना चाहिए फिर यहाँ पर? 2F के बराबर करोगे या फिर 3F के बराबर करोगे? 3F। 3F 3F होगा बच्चा, हाँ ध्यान रखना 3F होगा ये। सर एक बार ये चीज फिर बता दिए, ये 3F कैसे हुआ? 3F ऐसे इसलिए होगा कि ये जो ऊपर वाली पुली है, अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें, देखो ये वाली जो पुली ऊपर की तरफ है, इधर ड्रॉ कर लेते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें एक तो रस्सी जो ये T1 वाली देख रहे हो, ये फोर्स लगाएगी T1, एक ये T2 वाली रस्सी जो है ये फोर्स लगाएगी T2, और एक ये T3 वाली रस्सी फोर्स लगाएगी T3। इन तीनों को मिला करके ये जो ऊपर वाली रस्सी है T4 वो लगाएगी, और हमें इनको बैलेंस करके रखना है। मास 0 है इसके अंदर। जी सर ठीक। नहीं क्लियर हुआ अभी? हो गया सर, हो गया, हो गया। अच्छा, तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा मास का वो निकल जाएगा अगर आपको। और T5 कितना होगा, ये वाला T5 ये रह गया, 2F ये T5 देखो, T5 कितना होगा यहाँ पर? 2F हाँ, T5 की वैल्यू 2F हो गई। मतलब ये बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने के लिए कि कहाँ पर कितनी फोर्स आती है। अब तो मास का एक्सेलरेशन तो निकाल लोगे कि उसमें लिखना पड़ेगा मुझे? ये निकल जाएगा, मास में हमको T5 मालूम चल गया। हो जाएगा सर, हो जाएगा जी, हो जाएगा सर। बस इतना लॉजिक आप समझ लो यार। पुली में ये बेसिक लेवल का था, बेसिक लेवल का कंसेप्ट था, बट इसकी वजह से ही प्रॉब्लम होती है। होता क्या है कि हमें बेसिक ही नहीं क्लियर होता है, तो हम सीधे सीधे क्वेश्चंस पे कूदते हैं जब बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ, तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। अब आपको ये फंडामेंटल बातें समझ में आ गई? चलिए सर कुछ, हाँ बताइए। सर मुझे उस जगह प्रॉब्लम होती है जहां पर हम लोग को खुद अज्यूम करना होता है सर कि मास किस तरफ एक्सीलरेट होगा। नहीं वो सर बता रहे उसमें हैं, नेगेटिव का दिक्कत हो नहीं नहीं जाती नहीं, है। वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। कंस्ट्रेंट इक्वेशन एक सेपरेट कंसेप्ट है। वो पुल, हाँ उसको भी डिस्कस करेंगे भैया पर अभी ठीक है देखो। सर। जी, अब अच्छा ये देखो यहाँ पर भी ऐसे ही है, फटाफट बताना क्या होगा आंसर। यही सब क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये पर्सन पुल कर रहा है ना, तो पर्सन का पुलिंग फोर्स नीचे की तरफ P है, पर्सन इज पुलिंग डाउनवर्ड, ये फोर्स P हो गया। इसका रिएक्शन दिखाओगे? सबसे पहले इसका रिएक्शन, मैं देखो स्टेप नहीं बदल रहा है यार, मैं अपना कंसेप्ट नहीं चेंज करता बार बार, मैं एक कंसेप्ट पकड़ लिया है उसी को फॉलो करेंगे, और यही एक्चुअल कंसेप्ट भी है। एक्चुअल कंसेप्ट ही यही है। तो T इक्वल्स टू P, रीजनिंग प्रोवाइड करेंगे थर्ड लॉ। उसके बाद सेम टेंशन फोर्स आप दिखाते चले जाओ। इस पुली पर गए उतना ही टेंशन फोर्स, इधर वाले पुली पर गए लेफ्ट साइड पर सेम टेंशन फोर्स आएगी, फिर इधर वाले पुली पर गए तो सेम टेंशन फोर्स, इधर वाले पुली पर गए सेम टेंशन फोर्स। ये सब इसलिए क्योंकि ये सब कुछ मासलेस स्ट्रिंग्स है, मासलेस पुलीज हैं। तो यही वाला टी हम हर तरफ दिखाते रहते हैं, इधर भी टी, इधर भी टी, इधर भी टी, इधर भी टी। तो ये नीचे वाले पोर्शन में आप दिखा सकते हो जहां पर ये हैंग कर रहा है, यहाँ पर फिर से वही कंसेप्ट आ जाएगा, यहाँ पर 2T की फोर्स आ जाएगी। ये सेम क्वेश्चन है जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है जी। राइट वाले पोर्शन में ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक पर्सन प्लैंक के ऊपर खड़े होकर के और इसे डबल सिस्टम के थ्रू अपने आप को खींच रहा है। तो प्लैंक का मास इसमें डिनोट कर लो। सपोज करो प्लैंक का मास कैपिटल M है और इस पर्सन का मास स्मॉल m है, और ये पर्सन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मान लेते हैं हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए स्मॉल m की वैल्यू 30 किलोग्राम है, पर्सन का मास 30 किलोग्राम है, प्लैंक का मास 60 किलोग्राम है मान लेते हैं, या उल्टा कर दे, पर्सन को 60 किलोग्राम कर दीजिए और प्लैंक को 30 किलोग्राम कर दें। ठीक है, जो प्लैंक हुआ वो 30 किलोग्राम का है, और ये जो पर्सन है ये इसको पुल कर रहा है, पर्सन स्ट्रिंग को पुल कर रहा है नीचे की तरफ, और ये जो पुल है, पुल बाय पर्सन, इसकी एक वैल्यू दी गई है। सपोज करो पुल बाय पर्सन जो है वो मान लेते हैं कि वो 5000 न्यूटन है, रैंडमली मान लिया, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है वो। तो हालांकि इसमें T और 2T पहले से बना हुआ है, बट फिर भी आप समझ सकते हो कि T एंड 2T कहाँ से बन रहा है। इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद इसको बना हुआ है। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये 2T क्यों दिखाया है यहाँ पर? यस सर। प्रीवियस एग्जाम्पल, ये लेफ्ट वाला एग्जाम्पल देखो, इसके पहले वाला एग्जाम्पल देख सकते हो। तो अब आप इसमें डायरेक्ट दिखाया मैंने कि जो आप पुल करेंगे ना उसके अपोजिट में टेंशन आएगी। तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि टेंशन की वैल्यू बताओ कितनी होगी, टेंशन कितना होगा इस क्वेश्चन में। तो उसका आंसर हम कह देंगे यार इसकी वैल्यू तो 5000 ही होगी। क्यों क्या होगी 5000? किस बेसिस पर टेंशन की वैल्यू 5000 होगी? तो रीजनिंग होनी चाहिए, हर चीज के पीछे रीजन होना चाहिए। टेंशन 5000 क्यों होगा? तो हम कहेंगे F और T बराबर होगा। तो वो क्यों होगा? क्योंकि थर्ड लॉ,
एक्शन। हाँ, मतलब आपको मैं कह रहा हूँ कि आप एक भी स्टेप लिखिएगा क्वेश्चन में, अगर आप एक भी सिंगल स्टेप लिखते हो तो उस स्टेप के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होना चाहिए, और अगर आप बिना रीजन के लिख रहे हो तो आप 100% न्यूमेरिकल गलत करने जा रहे हो। तो टेंशन 5000 होगा क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब आप ये बताओ, ये पर्सन और प्लैंक कंबाइंड होकर के ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, कंबाइंड वे में ऊपर जा रही है, क्योंकि प्लैंक ऊपर चलेगा तो पर्सन उसी के ऊपर खड़ा हुआ है। समझ गए आप? लिफ्ट ऊपर जाती है तो लिफ्ट के अंदर खड़े हुए पर्सन भी तो ऊपर जाएंगे ना। अगर हम लिफ्ट की फ्लोर पे खड़े हैं और लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हम भी ऊपर ही जाएंगे, जो भी लोग उसके अंदर है वो ऊपर ही जाएंगे और उतनी ही वेलोसिटी से चलेंगे जिस वेलोसिटी से लिफ्ट चलेगा। तो जो प्लैंक है अगर वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर चल रहा है और उसके ऊपर पर्सन भी खड़ा है, तो आप ये बताएंगे टोटल कितना मास ऊपर जा रहा है, मतलब टोटल कितना मास है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है? 90। तो अगर हम टोटल मास की बात करेंगे तो 90 हो गया, और टोटल कितना फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है? सर 3T देखिए, लगेगा। 3T। हाँ बच्चा ध्यान से देखना, 3T। टोटल आपके पास 90 किलोग्राम ऊपर जा रहा है, टोटल मास 90 किलोग्राम। कंपेयर करना लेफ्ट वाले एग्जांपल से कि लिफ्ट का भी मास ऊपर जाता है और उसके अंदर जो पैसेंजर जाते हैं उनका भी तो मास ऐड होगा उसके अंदर, तो टोटल 90 किलोग्राम को आप ऊपर लेके जा रहे हो। तो सबसे पहले इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो इसमें ग्रेविटी की फोर्स आएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी 900 न्यूटन। उसके अलावा कौन सा फोर्स आएगा ऊपर की तरफ? तो अब ऊपर की तरफ फोर्स कितनी आएगी ये एक समझने वाला पॉइंट है। देखिए 3T। 3T क्यों होगा सर क्योंकि एक टेंशन राइट वाला है और एक लेफ्ट वाला 2T। बच्चा? देखो, एक तो यहां पर टेंशन अपीयर हो रही है, ये भी तो ऊपर जग रहा है, ये 2T वाला फोर्स है। जैसे एक टेंशन यहाँ राइट साइड की तरफ अपीयर होगा यहाँ पर, ये T होगा, और एक टेंशन पर्सन पे भी तो लग रहा है भाई, ये जो टेंशन पर्सन पे भी तो टेंशन लग रहा है, नहीं लग रहा उसमें? पर्सन पर भी तो T दिखा रहे हो आप, तो पर्सन कोई अलग तो है नहीं। फिर से देख लो, इस पर्सन के ऊपर एक टेंशन ऊपर की तरफ, तो पर्सन में भी तो मास है ना, यानी कि ये जो 60 किलोग्राम का पर्सन है, इस पर्सन के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है, और प्लैंक के ऊपर, इस प्लैंक के ऊपर इस लेफ्ट पॉइंट पर 2T की टेंशन लग रही है और राइट पॉइंट पर T वाली टेंशन लग रही है। तो टोटल कितना टेंशन इस मास के ऊपर लग रहा है, टोटल मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? दोनों मासेस अगर आप कंबाइंड करके देखो तो 4T कितना आएगा। कितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है? सर 4T। 4T है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3T नहीं है। सर लेकिन अगर केवल प्लैंक को कंसिडर करें तो मतलब अच्छा प्लैंक को बॉडी मान ले। सर ये तो चलो सिस्टम पे पूरा हो रहा है ना अप्लाई, देखिए, M+M ले रहे हैं। चलिए हाँ टोटल लिया है। देखो अच्छा, अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हो ना, आप ये कह रहे हो कि मैं अलग अलग करना चाहता हूँ, तो ठीक है वो भी करके दिखाते हैं। देखो, तो आप एक बात बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम इस पर्सन का क्या होगा? पर्सन के ऊपर बात करते हैं, पर्सन पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी। चलिए पर्सन की बात करते हैं। तो पर्सन के ऊपर उसका वेट होगा, 60 किलोग्राम का है तो 600। वो पर्सन प्लैंक पे खड़ा है, तो अगर आप एक्चुअल कंडीशंस में जाओगे तो एक्चुअल कंडीशन में ये प्लैंक पर्सन के ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा। पर्सन अगर प्लैंक पे खड़ा होगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाओगे आप। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पर्सन पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल दिखाना होगा। और इसके अलावा और कौन सा फोर्स होगा? सिंपल सा कांटेक्ट फोर्स होता है। देखो कांटेक्ट फोर्स, पर्सन किनके कांटेक्ट में है ये देखो ना, पर्सन किनके कांटेक्ट में है। तो पर्सन का जो पैर है वो तो प्लैंक के कांटेक्ट में है, तो वहां से नॉर्मल लगा। पर्सन का हाथ किसके कांटेक्ट में है? पर्सन का हैंड किसके कांटेक्ट में है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के। तो आप जिनके कांटेक्ट में आओगे उनके फोर्स होंगे, तो स्ट्रिंग भी फोर्स लगाएगी ऊपर, तभी तो आप इसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हो। ये टी हो गया। तो अब हम पर्सन के लिए क्या इक्वेशन लिखें? अब हम पर्सन के लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहते हैं कि पर्सन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, तो सिंपली पर्सन की इक्वेशन देखो आप, ऊपर की तरफ टी लग रहा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा, और नीचे की तरफ 600, टोटल फोर्स ये हो गया। ये टोटल फोर्स बराबर पर्सन का मास 60 किलोग्राम इंटू इसका एक्सेलरेशन ए, फर्स्ट इक्वेशन। न्यूटन लॉ हो गई पर्सन के लिए। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब आप आओ नेक्स्ट पे आओ। फ्री बॉडी डायग्राम प्लैंक का क्या बनेगा? अगर आप सिर्फ प्लैंक की बात करते हो तो प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? ओनली फॉर द प्लैंक, जस्ट फॉर द प्लैंक। तो प्लैंक का ग्रेविटी का फोर्स 300 न्यूटन,
अच्छा, अगर प्लैंक ने पर्सन पर नॉर्मल लगाया है तो पर्सन भी तो प्लैंक पे नॉर्मल लगाएगा। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, तो एक नॉर्मल प्लैंक पे भी दिखाना पड़ेगा आपको नीचे की तरफ। एक्शन रिएक्शन लॉ दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे भाई? तो आप इस पे भी नॉर्मल दिखाइए नीचे। और प्लैंक रस्सी के भी कांटेक्ट में है, प्लैंक और स्ट्रिंग का कांटेक्ट हो रहा है पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, इन दो पॉइंट्स पर रस्सी कांटेक्ट में है, तो उसकी वजह से कितना कितना फोर्स लग रहा है टोटल मिला करके देखें अगर, तो ये टोटल हो जाएगा 2t ए वाले पॉइंट पर और बी वाले पॉइंट पर t, तो टोटल कांटेक्ट 3t का हो रहा है यहाँ पर। और अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे, देखो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, तो अब इसकी इक्वेशन बनेगी 3t माइनस 300 माइनस n इक्वल टू इसका मास 30 इंटू एक्सेलरेशन a, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हुई। अब एक काम करो, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर लो, सेकंड इक्वेशन और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इनको ऐड करके देखो क्या बनता है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो क्या वो ऐसा नहीं बन जाएगा 4t माइनस 9? 900 इज इक्वल्स टू 90 है। हाँ, तो यही तो मैंने पहले लिखा था कि एक्चुअल में हम क्या कर सकते थे, दोनों को मिला करके कंबाइंड मास मान सकते थे कि टोटल 90 किलोग्राम का मास है, और दोनों मासेस के टेंशन फोर्स को मिला करके टोटल टेंशन दिखा देते कि पर्सन के ऊपर t और प्लैंक के ऊपर 3t, तो जब हम दोनों मासेस को कंबाइंड करके देखेंगे तो टोटल 4t दिखना पड़ेगा मुझे। पांडे जी क्लियर हुआ? सर तो दो बॉडी को एक मास सिस्टम तब मान सकते हैं जब उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जी और जी बिल्कुल, डायरेक्शन भी सेम हो। हाँ बिल्कुल, वो एज ए यूनिट चले, एज ए यूनिट चले, तो ये पर्सन और प्लैंक एज ए यूनिट ही चल रहे हैं, अलग अलग नहीं चल रहे ना, क्या ऐसा तो है नहीं कि प्लैंक की अलग एक्सेलरेशन है पर्सन की अलग एक्सेलरेशन है, वो सेम यूनिट बन के चलेंगे। डन? यस सर। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये होता है एटवुड मशीन। एटवुड मशीन में क्या होता है कि हम कई सारे मासेस लगाते हैं एटवुड मशीन में। अभी तक हम लोग पर्सन्स को थ्रू पुल कर रहे थे, अब यहाँ पर तो एक बहुत तगड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के मन में है, और मतलब क्लैरिटी नहीं है, कंसेप्ट क्या कहें वो याद कर रखा है उन्होंने, किसी तरीके से समझ लिया है कि इसमें फोर्सेस कैसे आएंगी। तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम दिखाते हैं m2, अपवर्ड डायरेक्शन में हम दिखाते हैं यहाँ पर t, इधर की तरफ m1g और इधर की तरफ t, ये इस तरीके से फोर्सेस आप दिखाते हो, ठीक है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं है ना, इस वजह से कई जगहों पर कंफ्यूजन है और उनको ये समझ नहीं आता कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। तो यहाँ पर फोर्सेस में एक तो दिखाया जाएगा m2g, फिर स्ट्रिंग में टेंशन 4 दिखाई जाएगी, और आइडियल पुली होगी तो लेफ्ट साइड पर भी सेम टेंशन दिखाओगे और इधर m1g। क्या ये t और m2g एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? क्या t और m2g एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? यस सर। नहीं है, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। क्यों नहीं है बताता हूं मैं आपको। किसी मास का कोई मास ज्यादा भी होगा उससे। नहीं, एक मिनट देखो, तो m2g ग्रेविटी का पुल है, m2g कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स? अच्छा ये बताओ, क्या ग्रेविटी के लिए अर्थ के कांटेक्ट में जाना जरूरी है? अगर हम अर्थ को टच ना करें तो क्या ग्रेविटी नहीं लगती? नॉन कांटेक्ट है सर। नॉन कांटेक्ट है। और टेंशन कैसा फोर्स है? कांटेक्ट। तो एक्शन रिएक्शन अलग अलग नेचर के कैसे हो जाएंगे? एक्शन रिएक्शन का नेचर तो एक होना चाहिए ना, अगर एक्शन कांटेक्ट फोर्स है तो रिएक्शन भी कांटेक्ट होना चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, और इसी वजह से टेंशन m2g के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन तो है नहीं। मैं इसके पहले तक बार बार आपसे कह रहा था कि जितने फोर्स से आप उसको खींचोगे उतनी ही टेंशन आएगी, मतलब जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना ही टेंशन आएगा। बात समझ में आई सब? ये सारे एग्जांपल समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए बार बार मैं आपसे कह रहा था कि क्यों होगा टेंशन P के बराबर। मैं हर क्वेश्चन के अंदर आपसे बार बार ये कह रहा था कि क्या रीजन है कि T1 F के बराबर होगा, तो बार बार मैं आपको दिखा रहा था कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, इस वजह से बराबर होगा। लेकिन अब आप एक्शन रिएक्शन पेयर पे नहीं हो, इसीलिए मासेस वाले क्वेश्चन में टेंशन की वैल्यू को हम वेट के बराबर कंसीडर नहीं कर सकते।
क्लियर हो गया पॉइंट आपका? टेंशन m2g के बराबर नहीं होगा ये मान लिया आपने? सर क्योंकि मास एक्सेलरेट कर रहा है इसलिए। नहीं भाई, एक्शन रिएक्शन नहीं है ना, इसलिए बराबर नहीं है। आप दो फोर्सेस को बराबर कब कह सकते हो? या तो वो एक्शन रिएक्शन में हो, या फिर आप उसके अलावा बराबर आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते। इसके अलावा बराबर करने के लिए या तो ये हो कि मासेस रेस्ट पे हो, वो तो न्यूटन लॉ हो गया ना, फिर वो तो F इक्वल टू ma हो गया। बैलेंसिंग ऑफ फोर्स एक अलग बात है। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि फर्स्ट मोमेंट पर टेंशन और m2g बराबर हम नहीं कह सकते। एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये अलग बात है, इसलिए बराबर नहीं है ये। कोई एक ज्यादा होगा इसमें से, या तो m2g ज्यादा होगा या फिर टेंशन ज्यादा होगा, कोई एक ज्यादा होगा इसमें। कौन ज्यादा होगा उस पर डिपेंड करता है कि मोशन किस तरफ हो रहा है इसमें। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि m2 बड़ा है m1 से, तो अब बताओ m2 वाला मास किस तरफ जा रहा होगा? सर डाउनवर्ड। तो फिर कौन कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? सर m2g। अगर ये सर डाउनवर्ड, जी बताओ सर एक बार फिर समझा दे सर, ये चीज समझ में नहीं आ रही है क्या चीज? सर। ये मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन नहीं हो तो रही है इसमें। क्यों होगा? आप बताओ ना, एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों होगा ये? मतलब मैं सिंपल सी बात पूछूं कि एक्शन रिएक्शन पेयर अगर हमारे मन में आ रहा है, तो हमारे मन में क्या आ रहा है, मैं उसके हिसाब से आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि क्या सोच के लग रहा है कि ये एक्शन रिएक्शन है। नहीं तो सर ये मतलब देखिए, कोई चीज अगर हम लोग कोई चीज किसी को पुल कर रही है तो टेंशन स्ट्रिंग में डेवलप हुआ। तो सर ये जो टी डेवलप हो रहा है, फिर ये कौन से उसकी वजह से डेवलप हो रहा है, M2 ये की या M1? नहीं नहीं, ये m2g उसको खींच रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कांटेक्ट में जाकर नहीं खींच रहे हो ना। ग्रेविटी स्ट्रिंग को पकड़ के थोड़ी खींच रही है। देखिए, पर्सन स्ट्रिंग को पुल करेगा तो पर्सन स्ट्रिंग को होल्ड करेगा, पहले पकड़ेगा उसको, कांटेक्ट में जाएगा उसके, और तब खींचोगे। नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा, ये हम ये कह रहे हैं कि जैसे इसमें टी डेवलप हो रहा है स्ट्रिंग में, तो एक तरफ M1 है, दूसरी तरफ M2 है। लेकिन सर टी किसी भी फोर्स की वजह से डेवलप हो सकता है, और दोनों तरफ टी हम लोग ने बराबर दिखाया है, क्योंकि आपकी वो पुली फ्रिक्शन लेस है। तो सर जो टी किस चीज की वजह से डेवलप हो रहा है इसमें, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, M2 की वजह से हो रहा है कि M1 की वजह से हो रहा है? सर ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है इसमें। m2 और m1 के कंबाइंड रिजल्ट की वजह से हो रहा है, आप ये कह सकते हो, किसी एक की वजह से नहीं हो रहा है। मत देखिए टेंशन, देखिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्प्रिंग डाउनवर्ड पुल हो रही है। देखिए बता दूं क्या हो रहा है। ग्रेविटी की वजह से m2 मास नीचे खींच रहे हैं, ग्रेविटी m2 को नीचे की तरफ खींच रही है, और ग्रेविटी m1 को भी नीचे पुल कर रही है। तो जब ग्रेविटी m1 को नीचे पुल करेगी और m1 से स्ट्रिंग बंधा हुआ है, तो स्ट्रिंग भी इनडायरेक्टली पुल हो जाएगा। स्ट्रिंग और m1 आपस में अटैच है, तो अगर ग्रेविटी m1 को नीचे खींचेगी, तो फिर हम स्ट्रिंग को भी तो डाउनवर्ड पुल कर रहे होंगे, इनडायरेक्टली पुल कर रहे होंगे, और उस पुल के अगेंस्ट में टेंशन फोर्स आ रही है। मतलब आप ये कह सकते हो, देखो आप ये भी कह सकते हो कि अच्छा आप इसको ऐसे लो, एक लाइन में कई सारे लोग खड़े हो। आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, कई सारे लोग एक लाइन में खड़े हो गए, ठीक है जी, मूवी की टिकट लेने के लिए मान लो खड़े हो गए सब लोग, और सबसे पीछे वाले पर्सन ने अपने आगे वाले पर्सन को पुश किया बाय सम फोर्स, मान लो 100 न्यूटन से। तो क्या इसके ये अपने से आगे वाले को भी 100 न्यूटन लगाएगा, और ये अपने से आगे वाले को भी 100 लगाएगा? क्या इसकी कोई गारंटी है कि सब एक दूसरे को 100 न्यूटन से पुश करेंगे? ये तो देखा आपने, धक्का तो मिलता है लाइन में कि नहीं मिलता है आपको? यस सर। यस सर, यस सर। तो क्या सब एक दूसरे को बराबर धक्का देते हैं? नो सर। नो सर। फिर इसका मतलब फोर्स आगे जाते जाते कमजोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो यहाँ पर आप समझो मैं क्या है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये है एक्चुअली क्या है, मैं अलग से करके दिखा दे रहा हूँ। एक तरफ स्ट्रिंग है, एक तरफ ब्लॉक है। आप समझा देता हूँ थोड़ा सा, मैं अभी अभी इनको अलग करके दिखा रहा हूँ, कॉन्टेक्ट में नहीं है ये। अब आप समझिए, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारा अर्थ है। सिचुएशन को ऐसे समझिएगा, अर्थ है, इधर m1 मास है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो अर्थ होती है वो m1 को पुल करती है, पुल बाय ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ ने इसको पुल किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल किया, तो ये मास जैसे यहाँ पर होता है ना कि जब आप एक को धक्का दोगे तो वो धक्का आगे ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा। अगर आप एक एक सबसे पीछे वाला पर्सन किसी को पुश करे, तो क्या वो पुश फॉरवर्ड नहीं होता जाता है? बताओ, फोर्स ट्रांसमिट होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो ऐसे ही Yes, यहाँ पर पुलिंग फोर्स ट्रांसमिट हो गया। ग्रेविटी ने अर्थ को पुल किया, सॉरी ग्रेविटी ने इस मास m1 को पुल किया, तो m1 ने अपने साथ कनेक्टेड स्ट्रिंग को पुल कर दिया।
पुल बाय m1 है, दिस इज पुल बाय m1, और m1 के पुल की वजह से टेंशन फोर्स अपीयर हो गई। m1 ने स्ट्रिंग को खींचा है, ग्रेविटी ने नहीं खींचा है। आप इसमें बताओ, समझना, 1 2 3 4, क्या चौथे वाले पर्सन को किसने धक्का दिया? 1 ने धक्का दिया कि 3 ने धक्का दिया है? 3 ने। लेकिन सबसे पहले धक्का किसने दिया था? 1 ने। तो हम ये थोड़ी कह देंगे कि 1 ने 4 को धक्का दिया है। अरे भाई 1 ने 2 को दिया, 2 ने 3 को, एक तो चेन रिएक्शन हो गया ना, एक चेन के फॉर्म में चलता है ये। तो ऐसे ही ग्रेविटी ने m1 को पुल किया है और m1 ने रस्सी को पुल किया है, चेन बन गई। मतलब ग्रेविटी डायरेक्टली रस्सी को नहीं खींच रही है, पर्सन 1 डायरेक्टली पर्सन 4 को धक्का नहीं दे रहा, इसीलिए टेंशन फोर्स m1g के बराबर नहीं है। जी सर, जी। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? जी सर, समझ गया। हाँ, तो हमको ये पता लगाना है कि m1 रस्सी पर कितना फोर्स लगा रहा है और m2 रस्सी पे कितना फोर्स लगा रहा है, और m1 m2 दोनों उस रस्सी पर बराबर फोर्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हो, सब कुछ मासलेस मान के चल रहे हो। नहीं समझ में आया अभी? सर बोलो। सर फाइनली ये कह देंगे कि सर m2g और t इसलिए नहीं है क्योंकि t जो है वो m1 और m2 का कंबाइंड है। नहीं भाई, देखिए मैं तो सिंपल वे में आपसे कह रहा हूँ कि वो इसलिए बराबर नहीं कह रहे क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन है। मैं तो एक सिंपल वे आपसे बोलता हूँ भाई, हम बराबर, अच्छा देखो, हमारी लड़ाई इस बात की है कि वो बराबर क्यों नहीं है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि वो बराबर क्यों होंगे, उल्टा चलते हैं ना। क्या क्या लॉजिक है कि वो बराबर होंगे? पहले हम ये देखते हैं ना कि किस लॉजिक से हमारे मन में बराबर आ रहा है, पहले अपने उस लॉजिक को देखें, क्या वो लॉजिक सही है। देखिए, न होने के तो इनफाइनेट रीजन हो सकते हैं ना, होने का रीजन बताओ ना आपकी, वो बराबर होंगे ये क्यों होगा? दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आप तभी तो बराबर कह सकते हो कि या तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ हो जाएगा, या वो एक्शन रिएक्शन पेयर हो। इसके अलावा और कौन सी कंडीशन है जब दो फोर्सेस को आप बराबर कर सकते हो? इस पूरे चैप्टर में दो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में कहीं पे लग रहे हैं एक बॉडी के ऊपर, तो दो ही कंडीशंस होती हैं कि वो बराबर हो, या तो वो एक दूसरे को बैलेंस करें या फिर वो एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहे हो। आ रही बात समझ में ये चीज? जी सर। देखिए, जैसे आप सेकंड वाले डायग्राम में जब जाओगे, सेकंड वाले डायग्राम में तो आप यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg दिखाते हो और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल दिखाते हो। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्या n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है? एक्शन नहीं हो सकते, क्यों भाई? हो ही नहीं सकता। नॉर्मल जो होता है वो एक सरफेस की वजह से पुश करते हो बॉडी को और ग्रेविटी पुल करते हो, तो ये ऐसा कैसे हो जाएगा कि एक्शन रिएक्शन, एक पुलिंग फोर्स, एक पुश, एक दूसरा जो है वो बॉडी को पुश किया जा रहा है। नेचर अलग है इनके, लेकिन फिर भी ये बराबर होते हैं। ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। n एंड mg ये आप कभी नहीं कह सकते कि दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन, लेकिन ये बराबर क्यों है फिर? तो वो इस वजह से नहीं बराबर है कि वो एक्शन रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं जी, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से बराबर है। आप फर्स्ट लॉ यूज कर रहे हो कि वो बैलेंस हो रहे हैं, मोशन नहीं है इसलिए बराबर है, मोशनलेस है इसलिए बराबर है वो। जी सर, समझ गया सर। जी, हमारी कंफ्यूजन तो यही पे आती है कि हम बराबर, देखिए फिर से बोल रहा हूँ, टू फोर्सेस इन द अपोजिट डायरेक्शंस कैन बी इक्वल अंडर टू कंडीशंस, आइदर दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर और दे आर बैलेंसिंग ईच अदर सिंस द बॉडी इज मोशनलेस। यही न्यूटन की लॉज है। मैंने डे 1 पर भी यही कहा था कि हम न्यूटन की लॉज को ना बहुत सिंपल वे में लेते हैं यार, बहुत सिंपल वे में हम उसको समझ, मतलब हमें लगता है कि हम समझ चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग समझते नहीं उसको। तो सेम लॉजिक है कि टेंशन और m2g, पहली बात तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं है इसलिए बराबर नहीं है, और दूसरी बात m2 रेस्ट पे नहीं है इसलिए भी बराबर नहीं है। अभी क्लियर होगा आपको? दो रीजन बता दिए मैंने आपको। जी सर। आप बताओ भैया पांडे जी, आपका भी डाउट था ना, और लोगों का जिसका भी डाउट है वो पूछ लो, पूछ लो भाई। आ गया। समझ आ गया ना कि सिर्फ दो कंडीशंस याद रखिएगा, दो ही कंडीशंस है जहां पर अपोजिट फोर्सेस को आप बराबर कर सकते हो, या तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर हो या फिर वो मास रेस्ट पे हो। और इस क्वेश्चन में दोनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, ना तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है और ना ही m2 रेस्ट पे है, तो हम इनको बराबर तो कर नहीं सकते।
क्लियर? यस अब आते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर हम टेंशन फोर्स निकालेंगे कैसे भाई, जब वो m2g के बराबर है ही नहीं, तो हम कैसे निकालें उसको, उसकी क्या वैल्यू होगी, टेंशन फोर्स कितना होगा, ये कैसे निकालोगे? तो उसके सर लिए m2g माइनस टी अपॉन m2 करेंगे, जी, अब आप एक इक्वेशन वो बन जाएगी हाँ, और दूसरी इक्वेशन उससे बन जाएगी। अब एक्सेलरेशन पे आओगे कि अगर m2 नीचे एक्सेलरेट करेगा तो m1 ऊपर एक्सेलरेट करेगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर कि दोनों अपोजिट साइड पर एक्सेलरेट होंगे। तो आप क्या करते हो, टेंशन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, टेंशन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए अब आप न्यूटन सेकेंड लॉ पे आओगे, और इसलिए हम कहते हैं कि m2g माइनस टी बराबर m2a और t माइनस m1g बराबर m1a। ये समझ में आई इक्वेशन कैसे बनती है हमारी? ये दोनों इक्वेशन समझ में आ रही है, एक m2 वाली इक्वेशन और एक m1 वाली इक्वेशन समझ में आ रही है, ये न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन है। यस सर। जी, अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा और टेंशन भी आ जाएगी, दोनों चीजें आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। जी, ये मिलेगा आपका। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। कंसेप्ट पकड़ लीजिए, इसको बता रहा हूँ, कंसेप्ट आपको पकड़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अच्छा, तो अब जब टेंशन फोर्स हमने कैलकुलेट कर दी, तो ये बताइए यहाँ पर कितनी टेंशन फोर्स आएगी जहां से पुली को सस्पेंड किया जा रहा है, यहाँ पर कितना फोर्स दिखाओगे? जिस सीलिंग में सर 2t। 2t, तो कितना होगा यहाँ पर? मतलब यहाँ पर अगर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर फोर्स जो दिखाएंगे वो 2 टाइम्स ऑफ t, यानी कि 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये अगर मासलेस पुली है तो, और मासलेस ही मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल, तो हम लोग मासलेस मान के चल रहे हैं, इस वजह से होगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? एटवुड मशीन का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? चलिए सेकंड डायग्राम पे आओ। इसमें क्या था देखो, तीनों डायग्राम का इंटेंशन है, तीनों डायग्राम इंटेंशनली ली गई है। फर्स्ट डायग्राम में m1 m2 दोनों का मोशन वर्टिकल है, m2 भी वर्टिकल है, m1 भी वर्टिकल चल रहा है। सेकंड डायग्राम में एक हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा, एक वर्टिकल मोशन करेगा, और थर्ड डायग्राम में एक वर्टिकल मोशन करेगा और एक इंक्लाइंड प्लेन पे चलेगा। तो मैंने इंटेंशनली ये तीनों एग्जांपल लिए हैं क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स के लिए। अब चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर mg का फोर्स दिखाएंगे। सबसे पहले आप जो फोर्सेस जब दिखाने की बात करोगे तो सबसे पहले इस हैंगिंग वाले ब्लॉक पर एक फोर्स दिखाएंगे mg, उसके अपोजिट में t, फिर इस वाले ब्लॉक पर टेंशन फोर्स राइट साइड, ये फोर्सेस दिखाएंगे। तो mg टेंशन फोर्स। अब आप फिर समझ लीजिएगा mg और t बराबर नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल m मोशन में है। फिलहाल आप फ्रिक्शनलेस मान रहे हो, फिलहाल तो सिचुएशन को हम फ्रिक्शन के बिना मानते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन अभी पढ़ा दी हम लोगों ने, तो वो आगे देखेंगे। तो टी और mg एक्शन रिएक्शन नहीं होते इसलिए बराबर नहीं है, और ये मास रेस्ट पे नहीं है इसलिए भी बराबर नहीं है। ये बात क्लियर हो गई अब। तो अगर ये मास डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो नेचुरल सी बात है कैपिटल M फॉरवर्ड एक्सेलरेट करेगा। इक्वेशंस बनाओगे हैंगिंग वाले ब्लॉक के लिए m इंटू ए, और एक्सेलरेशन के पैरेलल डायरेक्शन में उसमें mg है और एक्सेलरेशन के अपोजिट साइड पर t है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और ऊपर वाले ब्लॉक के लिए कैपिटल ma, तो वहां पर कौन सा फोर्स काउंट करेंगे, तो मुझे याद आ गया एक्सेलरेशन के पैरेलल फोर्स देखी जाती है। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है उसमें एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, तो अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो आप हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो सिर्फ। तो नॉर्मल और mg वर्टिकल फोर्सेस हैं, उनको नहीं देखेंगे इसके अंदर, यानी सिर्फ कौन सा फोर्स यहाँ पर काउंट करेंगे, जस्ट कैपिटल टी। अब आप इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन से फिर सॉल्व कर लीजिए, और साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके अब इसमें अपना आंसर दो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बनेगी। आंसर लिख दे रहा हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो mg डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और फिर टेंशन फोर्स की वैल्यू बनेगी कैपिटल M स्मॉल m g डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। नोटिस करो
दोनों वर्टिकल थे तो टेंशन फोर्स में यहाँ 2 का फैक्टर आ रहा था, 2 का फैक्टर। अब जब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल है तो टेंशन फोर्स में 2 का फैक्टर नहीं आ रहा है। यानी कि टेंशन कितनी आएगी ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो दोनों मासेस आपने स्ट्रिंग से कनेक्ट किए हैं वो कौन कौन सी डायरेक्शंस में चल रहे हैं। क्या दोनों वर्टिकल मोशन कर रहे हैं, या फिर एक वर्टिकल मोशन कर रहा है और एक हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, या फिर थर्ड डायग्राम के हिसाब से चलेंगे अभी। तो मास पुली सिस्टम का कंसेप्ट ये होता है कि मास पुली सिस्टम में क्या होता है कि जब कई सारे मासेस को आप कनेक्ट करते हो स्ट्रिंग से और उसके साथ एक पुली लगा देते हो तो कितनी टेंशन फोर्स आएगी ये कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर क्या क्या है, कौन कौन से मासेस लगाए हैं, फैक्टर क्या क्या है, उन मासेस का मोशन किन डायरेक्शंस में हो रहा है। इन सब के हिसाब से न्यूटन लॉ के सेकंड इक्वेशन को लगा करके आप निकालोगे कि कितना टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में आएगा और उसकी वजह से कितनी एक्सेलरेशन भी आएगी उसके अंदर। ये कुल मिला करके इनके ये सारे कंसेप्ट्स होते हैं। सर जी अगर वो मास कैपिटल एम बहुत भारी हुआ सर, हाँ तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर सर लीजिए। फ्रिक्शन लेस है भाई साहब, फ्रिक्शन लेस। मैं न्यूटन सेकंड लॉ को फॉलो करता हूँ। मास कैपिटल एम बहुत ज्यादा भारी है तो भी चलेगा, राइट साइड पे ही है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर तो फोर्स है नहीं ना। जी सर, मैं तो बात सिर्फ न्यूटन लॉ की करता हूँ कि कोई मास रेस्ट पे कैसे रहेगा। तो रेस्ट पे रखने के लिए न्यूटन लॉ के हिसाब से इसके ऊपर फोर्स 0 होना चाहिए। कैसे होगा 0? राइट साइड की टेंशन को कौन बैलेंस करेगा? हाँ फ्रिक्शन लेकिन हो रियल लाइफ, तो रियल लाइफ में स्मूथ नहीं होता ना, रियल लाइफ में तो फ्रिक्शन भी तो होता है। जी सर, हम तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, समझ आया? तो ये मास चाहे जितना मर्जी भारी हो चलेगा ये फॉरवर्ड ही। इंक्लाइंड प्लेन वाले को लास्ट में देख लो एक बार और कि इंक्लाइंड प्लेन वाले पर क्या होगा। तो इसमें चलते हैं भाई, इसमें भी एक बार फोर्सेस आपको दिखाए। यहाँ पर M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर यहाँ पर टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, इस ब्लॉक 1 पे टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, और यहाँ पर मैं एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ब्लॉक 1 पे। एक स्टेप मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, ब्लॉक 1 के लिए ग्रेविटी को रिजॉल्व कर दूंगा मैं। ब्लॉक 1 के लिए ग्रेविटी को हम डायरेक्ट रिजॉल्व करके दिखा देंगे, पहले से ही रिजॉल्व कर दे रहे। तो कुल मिला के क्या क्या फोर्सेस हुई देखो, यहाँ पर M2G टेंशन, यहाँ पर टेंशन फोर्स, इधर रिजॉल्व करने के बाद M1G साइन थीटा आता है, ठीक है। M1G कॉस थीटा का फोर्स आता है रिजॉल्व करके, अपोजिट साइड पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं। मान लेते हैं ब्लॉक 2 बहुत ज्यादा भारी है, मान लेते हैं, तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेंगे। क्या इक्वेशंस बनेगी इसमें? अब अगर यहाँ पर इक्वेशंस बनाना चाहेंगे तो ब्लॉक M2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो ये बनेगा M2G माइनस टी इक्वल टू M2A ब्लॉक M2 के लिए। ब्लॉक M1 के लिए क्या बनेगा? अगर M2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेगा तो ऑब्वियसली M1 ऊपर की तरफ चलेगा, ये इस तरफ एक्सेलरेट होगा ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड एक्सेलरेशन के पैरेलल कौन सा फोर्स है? तो ऊपर की साइड यानी अप द प्लेन और एक्सेलरेशन के पैरेलल टेंशन फोर्स है, और उसके अपोजिट साइड क्या है? तो अपोजिट साइड पर माइनस M1G साइन थीटा का फोर्स है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हुई। फिर इनको सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा करके। तो जब इनको भी साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो अब मेरे पास आंसर ये आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी आपको M2 माइनस M1 साइन थीटा होल इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये इसका आंसर आएगा। और टेंशन फोर्स, अब मेरे स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा टेंशन फोर्स, मतलब एक्चुअली जब ये एक्सेलरेशन आ जाएगा तो किसी एक इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, या तो इक्वेशन 1 में रख देना या इक्वेशन 2 में रख देना, तो आपको ना टेंशन फोर्स की वैल्यू भी मिल जाएगी, इसमें सॉल्व करके टेंशन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, इंक्लाइंड प्लेन वाले में एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि यहाँ पर एक माइनस साइन अपीयर हो रहा है, माइनस साइन। क्या हो सकता है यहाँ पर? देखो माइनस साइन की वजह से क्या हो सकता है यहाँ पर? माइनस साइन की वजह से देखो कई सारी पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही है यहाँ पर। क्या क्या सर पॉसिबिलिटीज हो रही एक है? तो सेकंड वाला नीचे जा सकता है, और अगर एक सफिशिएंट वैल्यू है तो सर M1 मतलब फर्स्ट वाला भी नीचे जा सकता है। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर M2 बराबर M1 साइन थीटा हो जाए अगर, तो नहीं होगा, दोनों स्टेशनरी होंगे। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पर आप चाहो तो मासेस को रेस्ट पे कर सकते हो। M1 M2 थीटा की कुछ प्रॉपर वैल्यूज हो जाए तो ये हो सकता है कि मोशनलेस हो जाए बॉडी। पहले दोनों फिगर में मोशनलेस नहीं कर पाएंगे आप, फर्स्ट 2 फिगर में सिस्टम को मोशनलेस नहीं कर सकते,
अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बिना फ्रिक्शन के आप सिस्टम को रेस्ट पे नहीं रख पाओगे पहले दो फिगर में। लेकिन अगर एक इंक्लाइंड है और एक वर्टिकल है तो ऐसा हो सकता है कि मासेस और थीटा की वैल्यूज में कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा हो कि मासेस रेस्ट पे आ जाएं, और तब टेंशन की वैल्यू m2g हो जाएगी। तब आप ये कह देना, देखिए अगर ऐसा हुआ तब हम कहेंगे कि टेंशन बराबर m2g, लेकिन उसका रीजन क्या कहेंगे, क्यों टेंशन बराबर m2g कहोगे? तब टेंशन बराबर m2g किस बेसिस पे कहेंगे? सर तब रेस्ट पे होगा। हाँ, एक्शन रिएक्शन के बेसिस पे नहीं कहेंगे। तब इसलिए कहेंगे क्योंकि ये बॉडी टू मोशन लेस हो जाएगी, रेस्ट पे रहेगी, तो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ से कह देंगे कि टेंशन और m2g बराबर हो गए यहाँ पर। लेकिन तब जब ये मोशन लेस हो, अगर m2 की वैल्यू लेस हुई m1 साइन थीटा से, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, जिसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व किया और उसमें आपका एक्सेलरेशन माइनस में आ गया, इसका क्या मतलब है? तो माइनस में आने का सिग्निफिकेंस ये हुआ कि जो डायरेक्शन आपने एक्सेलरेशन का यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है ये एक गलत डायरेक्शन है, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये मानते हैं कि m2 वाला ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सेलरेट नहीं करेगा। ठीक है, ये मतलब है कि m2 विल नॉट एक्सेलरेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। किधर करेगा एक्सेलरेट? ऊपर। m1 वाला किधर एक्सेलरेट करेगा? डाउन द प्लेन। मतलब इनक्लाइंड प्लेन वाले केसेस में तीन पॉसिबिलिटी आती है, या तो ये दोनों मासेस रेस्ट पे हो, या फिर m2 नीचे आ रहा हो m1 ऊपर जा रहा हो, या फिर m1 नीचे आ रहा हो m2 ऊपर जा रहा हो। ये इनक्लाइंड प्लेन के साथ सिचुएशन आती है। तीनों एग्जाम्पल मैं बताना, मैंने किसी इंटेंशन से तीनों एग्जाम्पल एक साथ लिए हैं, तीनों को एक साथ आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप ये सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ लो कि पुली वाले सिस्टम में अगर दोनों तरफ वर्टिकल मोशन हो रहा है तो क्या होता है, एक तरफ हॉरिजॉन्टल मोशन है और एक तरफ वर्टिकल मोशन है तब क्या होता है, और एक तरफ अगर वर्टिकल मोशन है और दूसरी तरफ इंक्लाइंड प्लेन का मोशन है तब क्या होता है। तो वर्टिकल और इंक्लाइंड प्लेन वाले में पॉसिबिलिटीज बन जाती है, सिचुएशंस बन जाती है। मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, सिस्टम रेस्ट पे भी हो सकता है। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? ये अलग तीनों एग्जांपल्स क्लियर है यहाँ पर? बोलिए। यस सर। सारे लोगों को तीनों एग्जांपल क्लियर है कि कोई है अभी जिसमें भाई मतलब क्योंकि बच्चा ये देखो बेसिक लेवल की चीजें चल रही हैं, इसके बाद हम लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशन पे जब मूव कर जाएंगे तो समझना दिक्कत हो जाएगी। मतलब अगर इसको हम लोग अच्छी तरीके से न समझ पाए ना तो प्रॉब्लम है आगे ना। यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, दो रस्सी है और दो पुली है, मतलब दो रोप वाले एग्जांपल। अभी तक के क्या हो रहा था कि जितनी भी रोप थी वो एक थी, सिंगल रोप थी, सिंगल स्ट्रिंग थी हमारे क्वेश्चंस में। यहां से यहां तक एक ही स्ट्रिंग थी, यहां से यहां तक सेम स्ट्रिंग थी, यहां से यहां तक सेम स्ट्रिंग थी, सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल पुली। आप इन तीनों डायग्राम में देखो, नंबर ऑफ पुली एक है, वन पुली, वन पुली, वन पुली, वन रोप। अब हम क्या करते हैं, दो रस्सी वाला एग्जांपल लेते हैं और दो पुली वाला एग्जांपल लेते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन प्रोसेस कैसे करना है देखिए। अब एक तो बी आप देख रहे हो और एक डब्ल्यू, तो बी भी एक मास है, जो बी है ना वो भी मास है और ये डब्ल्यू भी एक मास है। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि जो डब्ल्यू है इसमें कुछ मास है, सपोज करो कि ये 6 किलोग्राम है, और जो बी है इसके अंदर भी मास है ना, और इसको हम कुछ 2 किलोग्राम का मास मान लेते हैं, मान सपोज कर लेते हैं कि 2 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के मासेस हैं, और इधर की तरफ आप इसको खींच रहे हो, एफ मतलब यहाँ से कोई पुल कर रहा है, समवन पुल्स द रोप, और मान लेते हैं कि ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं खींचने के लिए, सपोज करते हैं कि ये फोर्स हमारा 200 न्यूटन का है, 200 न्यूटन की फोर्स हम खींच रहे हैं। तो अब आप बताओगे रोप वन में कितनी टेंशन आएगी, बताओ टेंशन इन द रोप वन कितना होगा? बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यार ये। 200 एफ होगा। हाँ, आप इसमें इस एग्जांपल में समझ जाओगे। रोप वन में टेंशन 200 क्यों कह रहे हो? सर एक्शन रिएक्शन। क्योंकि अगर कोई पर्सन उसको डायरेक्टली पुल कर रहा है तो फिर तो वहां तो एक्शन रिएक्शन बनेगा ना। अगर आप इसको खींचोगे तो रस्सी भी आपको खींचेगी। तो यहाँ पर जो टेंशन अपीयर हो रहा है वो एक्शन रिएक्शन लॉ के बेस पे कह रहे हैं। यहाँ पर आप एक्शन रिएक्शन बना रहे हो, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो टेंशन फोर्स रोप वन के अंदर डेवलप होने जा रही है वो 200 के बराबर हो जाएगी, 200 न्यूटन। चलिए, अब अगर आइडियल कंडीशंस में हो आप, अगर हम आइडियल कंडीशंस में है तो इस रोप के अंदर टेंशन फोर्स T1 हमेशा रहेगा, ऑलवेज T1, और वही टेंशन फोर्स पुली के दूसरे साइड भी चला जाएगा।
अगर आइडियल कंडीशंस में है तो आइडियल कंडीशन में इस पुली पर जो ऊपर की तरफ लटकी है, ऊपर ऊपर लगा रखी है, इसमें दोनों साइड सेम टेंशन फोर्स आपको दिखाना पड़ेगा, और ये दोनों तरफ आप T1 दिखाओगे, इधर भी T1 इधर भी T1। फिर ब्लॉक बी पे जब आएंगे तो ब्लॉक बी पर ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स T1 दिखाएंगे, ब्लॉक बी पर ऊपर की तरफ T1 फोर्स, जो कि 200 प्रूफ कर चुके हो आपकी T1 200 है। लेकिन जो ब्लॉक बी और ब्लॉक डब्ल्यू के बीच में स्ट्रिंग है उसमें कितनी टेंशन फोर्स होगी, जो रोप 2 जिसको लिखा है रोप 2, क्या टेंशन होगा इसमें, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या इसको डायरेक्ट बता सकते हो? जैसे अभी आपने रोप 1 तो बिना कैलकुलेशन के कह दिया, रोप 1 को तो बिना कैलकुलेशन के कह दिया, क्यों कह दिया? क्योंकि रोप 1 पे आपने न्यूटन थर्ड लॉ डायरेक्ट लगा दिया। क्या ऐसा कोई चीज हम रोप 2 में भी कर पाएंगे कि बिना किसी कैलकुलेशन के बता दें कि कितनी टेंशन आएगी इसमें? नो सर। नो सर। नहीं सर। हाँ, तो नीड सम कैलकुलेशन, नीड सम वर्किंग, कुछ चाहिए इसमें, आपको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करें आप? तो आप क्या करोगे, अब आप डब्ल्यू और इस पे आइए। तो ब्लॉक बी पर रोप 2 की वजह से डाउनवर्ड फोर्स आएगी, ब्लॉक बी पर रोप 2 की वजह से डाउनवर्ड फोर्स T2 होगी, और ब्लॉक डब्ल्यू पर रोप की वजह से ऊपर की तरफ टेंशन T2 होगी। तो अब ये बताओ फ्री बॉडी डायग्राम क्या बन रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी क्या बन रहा है, कौन कौन से फोर्सेस ब्लॉक बी पे लग रहे हैं? तो ब्लॉक बी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट 2 किलोग्राम का है, तो 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ T1 वाली फोर्स जो कि 200 है, और नीचे की तरफ T2 वाली फोर्स रोप 2 की वजह से, और मान लेते हैं कि ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? T1 माइनस T2 माइनस 20 बराबर मास 2 इंटू एक्सेलरेशन ए, फर्स्ट इक्वेशन। अब आइए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट डब्ल्यू वेट लगाए, जो डब्ल्यू है उसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो उस पर क्या क्या फोर्सेस आएंगी? तो उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट 6 किलोग्राम के हिसाब से 60, और रोप 2 की वजह से उसमें T2, और ये भी ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ए से। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी T2 माइनस 60 बराबर इसका मास 6 इंटू एक्सेलरेशन ए। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप इनको सॉल्व करके मुझे बताइए। T1 तो मैंने डायरेक्ट बता दिया है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर से, T1 तो आप एक्शन एंड रिएक्शन से बता पाओ। तो आप समझ लो, जहां पर टेंशन को आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एक्शन रिएक्शन से, बहुत अच्छी बात है, और जहां नहीं निकाल सकते आप समझ जाना कि न्यूटन सेकंड लॉ की वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा और F=ma की इक्वेशन बनानी पड़ेगी वहां, तभी आंसर आएगा। जरा एक मिनट सॉल्व करके आप बताएं कि T1 T2 में से T1 सॉल्व है तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रही है यहाँ पर, क्या आंसर मिलेगा आपको T2 का और क्या आंसर मिलेगा एक्सेलरेशन का? कितना T2 और कितना एक्सेलरेशन? थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप लोग बताएं क्या आंसर आएगा इसमें। यस सर। अच्छा, तो सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है एक्सेलरेशन बराबर 15, ओके। और बाकी वो कितना आ रहा है, मतलब T2? सर 150। सर 150 आ रहा है। चलो ठीक है, 150 न्यूटन। समझ गए बॉय? आप लोग पॉइंट समझ में आ गया आपको यहाँ तक का? सारे कंसेप्ट क्लियर हुए यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब इसके बाद जो हम लोग लेंगे ना वो आगे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चंस हैं इसमें डबल पुली वाले हैं, लेकिन ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन से होते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी करने हैं मेरे को, लेकिन ये सब कंस्ट्रेंट इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं। इसके बाद स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी जो आपको ये इतना कंसेप्ट आपको जो डिस्कस किया गया है ना बच्चे, आप पहले इन कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। जब आपको ये पूरी तरीके से आपके माइंड में बैठ जाए, पूरी तरीके से आप इन सबको समझ जाओ कि कैसे हमारा वर्क करता है पुली, आइडियल पुली, फ्रिक्शन वाली पुली, फ्रिक्शन के बिना वाली पुली, ये सब चीजें जब आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगला जो टॉपिक मेरा होना है वो ये होना है। अभी तक आप एक चीज देखो, तो अभी तक हम लोग सिंपल वाले क्वेश्चंस पे हैं, आगे हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ये जो डबल पुली वाले हैं, दो पुली दो मासेस, इनमें कंस्ट्रेंट इक्वेशंस की स्टोरी आएगी, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस का। तो वो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले मैं ये चाहूंगा कि पहले आप इसको अच्छी तरीके से थोड़ा से रिवाइज कर लो, समझ लो, देन हम डायरेक्टली कंस्ट्रेंट इक्वेशन पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, मतलब वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए।